दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे से परिवार विज्ञप्ति पीसीएस पर। देखो, हमने पहला वीडियो इसके पहले देख लिया है आईआर और पॉलिटी को लेकर के। जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे वो आपके करा दिए गए। और एक दूसरे पार्ट में आपको बोला गया था कि भारत के और पड़ोसी राष्ट्रों के अलावा और राष्ट्रों से जो संबंध देखे जाते हैं करंट में जो चर्चा में है, वो आपके करा दिए जाएंगे, जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, है ना। इस वर्ष आपके एग्जाम में जहाँ से प्रश्न बनने की गुंजाइश रहेगी वो। और यहाँ से ऐसा नहीं कि इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ये, यह हो सकता है आपके अगले बार के लिए ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप अच्छे से कवर करिएगा अगर अगली बार का मेंस भी दे रहे हैं तो। ठीक है। तो देखिए, नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। जब भी भारत अमेरिका, मान लीजिए भारत अमेरिका के संबंधों पर लिखना होगा, तो आपको इन्हीं डायमेंशंस पर तब भी सोचना होगा जिस साल भी आप मेंस दे रहे होंगे। बस जो करंट की न्यूज चर्चा में रहेगी उसको अपडेट कर देना है इंट्रोडक्शन के बेस पे, या कुछ अगर कोई समझौता होता है तो उसे जैसे इस बार दिखाया जाएगा कि कैसे हमने देखो अपने नोट्स में इसको अपडेट किया हुआ है इस बार के समझौतों को। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम एक एक राष्ट्र के साथ संबंध देखेंगे पहले, फिर कुछ महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशंस देख लेंगे। और इस तरीके से यह वीडियो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा पेपर 2 को लेकर, पॉलिटी एंड गवर्नेंस को लेकर के। और आईआर को लेकर के जो आपकी समस्याएं थी वो यहाँ से काफी हद तक समाधान हो जाएगा उनका। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो आपको बताया जा रहा है वो भारत और अमेरिका को लेकर के है। देखो यार, भारत और अमेरिका को लेकर के अगर आपको लिखना है तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया गया था कि प्रधानमंत्री की जो टिप्पणी आई थी कि एक साथ हम दुनिया को बेहतर भविष्य और भविष्य को बेहतर दुनिया देंगे, यह आपको याद है या नहीं, भूल गए? तो देखो, इस तरीके की टिप्पणी के साथ अपने आंसर को शुरू किया कीजिए। और साझा लोकतांत्रिक मूल्य, ये सारे शब्द आप डाल सकते हैं, चाहे कंक्लूजन के बेस पे डालिए चाहे इंट्रोडक्शन के बेस पे डालिए। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिन जो आपकी डिक्शनरी में होने चाहिए, है ना। और इनको आप यूज किया करिए हमेशा, कभी भी लिखा करिए। फिर आखिर आपको लिखना कैसे होता है, एक फ्रेमिंग क्या होती है। फ्रेमिंग ये होती है कि कहाँ कहाँ पर हम दोनों के मध्य, मतलब हम दोनों मतलब है भारत और अमेरिका के मध्य सहयोग के क्षेत्र रहते हैं, कहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ सहयोगी भूमिका में रहते हैं। फिर सहयोगी भूमिका में रहने के साथ साथ कुछ दोनों के संबंधों के बीच क्या होगा, चुनौतियां भी होंगी, टकराहट भी होगी ना कुछ बिंदुओं पर। हमारा कोई दोस्त होगा, हमारे दोस्त के साथ साथ उसके साथ कुछ बिंदुओं पर हमारी उसके साथ टकराहट भी होगी। तो वैसे ही हम राष्ट्र के रूप में देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमारी चुनौतियां हैं, फिर उनको समाधान खोजते हुए हम अपना वे फॉरवर्ड देते हैं। तो यदि दो चीजें आपको पता है ना किसी भी राष्ट्र के संबंध में अगर लिखने को आएगा, एक तो सहयोग के क्षेत्र, दूसरे चुनौतियां, तो आप लिख लोगे बहुत आसानी से। समझ आपको देखिए इसी इन्हीं बिंदुओं पर बनानी होती है। अब सहयोग के क्षेत्र जब आप लिखते हैं तो आप उसको किस आधार पर डायमेंशंस को उनके खोजते हैं, पहले आप देखिए कोशिश किया करिए इस तरीके से। रक्षा, है ना, रक्षा सुरक्षा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, है ना, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में किस तरीके से दोनों एक दूसरे की सहयोगी भूमिका में है। या फिर उसके आर्थिक आयाम पर जाया कीजिए, जियो पॉलिटिकल आयाम पर जाया कीजिए, है ना। उसकी जो भू राजनीतिक स्थिति है या भू सामरिक दृष्टि से किस हिसाब से महत्वपूर्ण हो जाता है, या कोई समझौते की दृष्टि से, है ना, आर्थिक क्षेत्र में खोजिए, सामाजिक क्षेत्र से खोजिए। ये सारे डायमेंशन होते हैं आपके खोजने के, उस सोचने के कि इन आधारों पर हम क्या कुछ पॉइंट्स डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते। तो देखो अमेरिका के संदर्भ में कैसे लिखते हैं हम। अमेरिका के संदर्भ में जब हम पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे कहां पर सहयोग एक दूसरे का देते हैं, तो देखो G20 पर दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं कि नहीं है, दोनों इसके सदस्य हैं। क्वाड के स्तर पर आप लिख सकते हो, है ना, आईएमएफ, है ना, और आईपीईएफ। आईपीईएफ समझते हो ना, इंडिया पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो देखो इन सारे जितने अंतरराष्ट्रीय संगठन आपको दिख रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय समूह दिख रहे हैं, इन सब पर भारत और अमेरिका कैसे सहयोगी राष्ट्र के रूप में दिखाई देते हैं। पहला हमने ये बताया। दूसरा हमने बताया रक्षा की दृष्टि से, पता है आपको, रक्षा की दृष्टि से भारत जो है एक सामरिक क्या है, भागीदार है किसके साथ, अमेरिका का एक एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ये आपको पता है ना। अब स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने के नाते अमेरिका का जो भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर होता है, तो उसके साथ अमेरिका लेमोआ, कामपोसा और बेका, ये तीन समझौते करता है। ये आपको ध्यान रखना। लेमोआ आपका देखिए लॉजिस्टिक्स से संबंधित एक समझौता है, यह उन्हीं के साथ समझौता करता है जो आप जो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक ट्रेड पार्टनर होता है। तो यहाँ आपको बताना है कि सहयोग की दृष्टि से जब आप लिखोगे तो रक्षा की दृष्टि से आप बताओगे कि यह तीन तरीके के समझौते जो है अमेरिका ने भारत के साथ भी किए हुए हैं। सॉरी। और क्या आप सोच सकते हो? और देखिए रक्षा के क्षेत्र में सोचा करिए कोई अभ्यास वगैरह। तो देखो वज्र प्रहार जो है भारत और अमेरिका के मध्य होता है, और युद्धाभ्यास, है ना, एक युद्धाभ्यास नाम से और वज्र प्रहार के नाम से। अब देखो इसमें करंट का कोई अपडेट करना है अगर, तो सी गार्जियन और स्काई गार्जियन को लेकर के समझौता हुआ है। क्या है ये आपके दो ड्रोन्स हैं, है ना, मानव रहित जो हवाईयान होते हैं वह हैं ये आपके। और यह सी गार्जियन क्या है, जो भारत की जो आप देख रहे हो ना तटरेखा है, इन स्थलों पर निगरानी रखने के लिए अमेरिका के द्वारा यह प्रोवाइड कराया जाएगा, है ना, ड्रोन। और जो स्काई गार्जियन है, तो भारत का जो दुर्गम क्षेत्र है ना, जो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर निगरानी तंत्र को मजबूत रखने के लिए स्काई गार्जियन जैसे समझौता हुआ है, यह प्रोवाइड कराएगा। आप देखो जो अभी प्रधानमंत्री की जब यात्रा हुई थी वहां पर ये दो समझौते आए, आपने क्या हुआ, आपके अगर नोट्स हैं ये, तो आपने उसको अपडेट कर लिया इस बार के, मान लीजिए पुराने नोट्स ही होते ये, तो उसको हमने अपडेट किया। अब अगली बार को कोई आएगा अगर कोई समझौता होता है तो अपडेट कर लीजिए, बाकी ये सारी चीजें एक जैसी रहेंगी। कुछ चीजें अगर संशोधित होती है उन्हें संशोधित कर दीजिएगा। और कौन सा देखिए, अगला अगला डायमेंशन आप डालोगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। देखो विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में है, वहां पर आप निसार को डाल सकते हो, है ना। निसार आप जानते हो ना, नासा, इसरो और सिंथेटिक अपर्चर पर जो कार्य कर रहा है। फिर आर्टेमिस समझौता इस बार जो देखिए ये अपडेट किया है।
अब इस बार क्या हुआ है, आर्टेमिस समझौते का पर सदस्यता ग्रहण की है किसने, भारत ने, है ना। भारत भी इसका सदस्य बना है आर्टेमिस का, आर्टेमिस समझौते का। और अगला अगला है सेमीकंडक्टर को लेकर के समझौता हुआ है किसके बीच, भारत और अमेरिका के बीच। और क्वांटम क्वांटम समन्वय तंत्र की स्थापना करने की बात की है दोनों ने। तो प्रौद्योगिकी के स्तर पर आप देख रहे हो कि भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो एक नई दिशा दे रहे हैं। तो इसीलिए सेमीकंडक्टर वाला एंगल, क्वांटम समन्वय वाला एंगल, आर्टेमिस समझौते पर जो सदस्यता सिग्नेचर की है भारत ने, ये है ना। ये सारी चीजें आपको अब शामिल करनी है जब भी प्रौद्योगिकी के स्तर पर, प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर आप डायमेंशन खोलने की कोशिश करिएगा सहयोग के दृष्टि से। अगला आप जानते हैं डायस्पोरा। डायस्पोरा के मामले में देखा जाए तो डायस्पोरा की संख्या के मामले में भले अरब प्रायद्वीप में यूएई आपका आगे रहता है, लेकिन सर्वाधिक प्रेषण प्राप्त करता है कहां से, भारत, अमेरिका से। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट को अगर समझना है तो ऐसे समझो कि देखो, जो आपके अरब प्रायद्वीप है ना, यहाँ पर हमारा अनस्किल्ड लेबर है, उसकी मान लीजिए तनख्वाह रहेगी मंथली 1 लाख। वहीं यहाँ पर जो स्किल्ड लेबर, सॉफ्टवेयर कंपनी से जुड़े हुए जितने लेबर हैं हमारे यहाँ काम करते हैं, है ना, जितने लोग हैं, तो अब इनकी क्या इनकम रहेगी, इनकी मान लीजिए 5 लाख रहती है मंथली। तो अब ये ज्यादा पैसा भेजेंगे या अरब प्रायद्वीप से लगे हुए जो आपके प्रवासी हैं वो। तो अब इसी कारण से क्या होता है, सबसे ज्यादा रेमिटेंस कहां से प्राप्त होता है, यहीं से प्राप्त होता है, अमेरिका से। आर्थिक दृष्टि से आप जानते हैं कि सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। और व्यापार संतुलन किसके पक्ष में रहता है, हमारे व्यापार अधिशेष की स्थिति रहती है यहाँ पर हमारी अमेरिका के साथ। तो इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। दो ही केवल जगह हैं जिसके साथ टॉप 10 में हमारे व्यापार अधिशेष की स्थिति है। कौन कौन, एक आपका देखिए अमेरिका हो गया जहां हम देख रहे हैं, दूसरा आपका ईयू है ना। ये आपको याद होना चाहिए, बल्कि पता होना चाहिए, तभी आप सहयोग के क्षेत्र में बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। चुनौती कहां कहां पर है, देखो भारत अमेरिका के बीच कहां कहां पर चुनौती है। स्पेशल 301 रिपोर्ट मैंने पीछे बताई थी, जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहां बहुत अच्छे से बताया गया था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के अमेरिका सदैव मानता है कि यहाँ पर आईपीआर का सदैव उल्लंघन होता है भारत में। इसलिए स्पेशल 301 रिपोर्ट में अमेरिका क्या है, यह एक रिपोर्ट निकालता है, इसमें प्रथम निगरानी लिस्ट में सदैव भारत को रखता है ना, सदैव वॉच लिस्ट में रखता है इंडिया को। एक तो यहाँ पर यह चुनौती संबंध खराब करेगा कि नहीं करेगा दोनों के बीच। और भारत की जो पॉलिसीज है ना, उनको लेकर सदैव अमेरिका विरोध करता है। कौन सी, पहली देखिए विनियामक के स्तर पर जो पॉलिसी है, जैसे गूगल टैक्स वगैरह जो लगाता है, जो अमेरिकन कंपनीज हैं उनको एक गूगल टैक्स देना पड़ता है ना। तो यह इसका जो विरोध है सदैव अमेरिकन जो निजी कंपनियां हैं उनके द्वारा विरोध किया जाता है, और इसका प्रभाव पड़ता है भारत अमेरिका के संबंधों पर। दूसरी, डाटा के जो पारदर्शिता पर बात की जाती है ना। अमेरिका कहता है कि डाटा को सार्वभौम करो, वहीं भारत कहता है डाटा को लोकलाइज करने की जरूरत है ना। यदि हमारे यहाँ से डेटा आप उठा रहे हो तो उस डाटा को क्या है, हमारे यहाँ तक ही रखो, ऐसा नहीं कि उसको डाटा को पब्लिक करने की जरूरत नहीं है। इसकी मांग दोनों के बीच होती है। और जितने राष्ट्र हैं जैसे जापान है, अमेरिका है, इनके साथ हमेशा इसको लेकर डिबेट होती रहती है, डाटा लोकलाइजेशन को लेकर के और डाटा के सार्वभौमिकरण को लेकर के। फिर ये तो हो गई आर्थिक क्षेत्र में आपने बताया। दूसरा हमने टैरिफ पॉलिसी बताई। टैरिफ जो पॉलिसी है इंडिया की, उसको लेकर भी डब्ल्यूटीओ में विवाद चलता रहता है ना, और यहाँ पर भी भारत अमेरिका के संबंध खराब होते हैं। अब जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस क्या है, अभी तक भारत को क्या है, अमेरिका के द्वारा जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस पर रखा जाता था। यहाँ क्या होता था, सीमा शुल्क पर कुछ छूट दी जाती थी, है ना, कुछ टैरिफ शुल्क पर छूट दी जाती थी, लेकिन इसकी श्रेणी से बाहर कर दिया गया है भारत को, है ना। इस कारण ही भारत भारत और अमेरिका बीच जो व्यापार संबंध थे ना, उसमें व्यापार अधिशेष की स्थिति थी। लेकिन अब जीएसपी से जब बाहर कर दिया जाएगा तो यहाँ पर भी भारत के द्वारा क्या किया जाएगा, इस पर भी चिंता जाहिर की जाएगी। अब यहाँ भी संबंधों पर क्या हो, एक तरीके से खटास पैदा हो सकती है। फिर हम बताएंगे सामरिक दृष्टि से कहां पर चुनौतियां हैं। देखो, गुट निरपेक्षता वाले एंगल पर चुनौती है। अमेरिका सदैव अपने गुट में खींचने की कोशिश करता है, इसलिए यहाँ पर दोनों के बीच में क्या है, अक्सर देखा जाता है तनातनी दिखाई देती है। ईरान वाले एंगल पर, ईरान पर लगातार देखो अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन ईरान से भारत जो है अपने हित भी देखेगा कि नहीं देखेगा। चाबहार जैसे बंदरगाह, ईरान 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 के माध्यम से चाबहार जैसे बंदरगाह को अगर आगे और बढ़ाने के लिए, उस पर विकास करने के लिए आगे बढ़ना चाहेगा भारत, तो अमेरिका के विरुद्ध जाना पड़ेगा। तो एक यह चुनौती है कि नहीं भारत के समक्ष। और अफगानिस्तान से जब अमेरिका वापसी करेगा तो भारत के देखिए तालिबान के साथ में भारत की जो विदेश नीति थी वो प्रभावित हो रही है। तो यह सारे कुछ कारण हैं जिसके कारण भारत के सामरिक दृष्टि से भारत और अमेरिका के बीच संबंध में थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण हुए हैं। अब रक्षा की दृष्टि से देखा जाए, रक्षा की दृष्टि से आपने काटसा के बारे में पढ़ा होगा। काटसा क्या है ना, कि काटसा के माध्यम से रशिया से यदि कोई भी रक्षा जो उत्पाद हैं उनका आयात निर्यात पर क्या है, प्रतिबंध लगाता है। तो काटसा के तहत क्या है, सैंक्शन लगाने की बात की जाती है, जो भी अगर रूस से आयात निर्यात करेगा रक्षा उपकरणों का। लेकिन हम रूस से आपको पता है कि S-400 का समझौता कर चुके थे, और भारत ने इसलिए अपनी संप्रभुता के कारण, संप्रभुता को प्राथमिकता देते हुए S-400 का समझौता जो है उसको क्या किया, कैंसिल नहीं किया। इस कारण से क्या हुआ, आगे चल के अमेरिका को ही काटसा से बाहर रखना पड़ा, बाहर भारत को, है ना। तो यहाँ पर क्या है, भारत की एक आप बोलते हैं ना स्वायत्त, एक तरीके से जो भारत की विदेशी नीति है उसकी जीत होती है। तो लेकिन चुनौतीपूर्ण संबंध यहाँ पर दोनों के बीच देखे जाएंगे, है ना। एक भारत, अमेरिका चाहेगा कि रशिया से क्या करे, S-400 की खरीद ना करे, लेकिन
यह समझौता पहले हो चुका था। तो यहाँ समझना है कहाँ कहाँ पर चुनौतियां आई। फिर नाटो प्लस को लेकर यह देखो अपडेटेड अभी इस बार की जो यात्रा है उससे निकला है। नाटो का सदस्य चाहता, नाटो का देखो अमेरिका विस्तार करना चाहता है, और नाटो का विस्तार करने के क्रम में भारत से यह बोला गया कि आप जो है इसकी सदस्यता ग्रहण कर लीजिए नाटो प्लस के मेंबर के रूप में, लेकिन भारत ने यहाँ पर मना कर दिया। तो यहाँ पर भी नाराज होगा थोड़ा सा अमेरिका। तो ये हो गए कुछ चुनौती के बिंदु, और चुनौती के बिंदु आपको बहुत आसानी से समझाए गए होंगे। कुछ ऐसे रटने वाली चीजें तो बताई नहीं गई होंगी, बहुत आसान आसान बातें बताई गई होंगी और बहुत इजीली समझ भी आ गई होगी। अब चुनौती की चीजें पता है, बिंदु पता है, सहयोग के क्षेत्र पता है, फिर आगे जब आपको कंक्लूड करना है तो P2P है ना, सारी चीजें जो बताई गई है ना, उस आधार पर ही आपको सदैव कंक्लूड करने की कोशिश करना चाहिए। या जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को समाधान साधते हुए आपको उत्तर का अंत करना है अपने। अब देखो रक्षा क्षेत्र में आपको पता है तीन जो समझौते हैं, लेमुआ, कामकोसा और बेका, ये तीन समझौते कब हुए? जब 2016 में प्रमुख रक्षा भागीदार बनता है भारत, उसके बाद 18 में स्ट्रेटेजिक ट्रेड पार्टनर बनता है। जब भारत स्ट्रेटेजिक ट्रेड पार्टनर बन जाएगा, इसी के बाद ये तीन समझौते कर दिए जाएंगे, है ना, भारत और अमेरिका के बीच हो जाएंगे। अब भारत और अमेरिका के बीच संबंधों पर यदि आएगा तो बेहतरीन ढंग से आप लिख पाएंगे, है ना। अब लिखने की स्थिति में आ गए होंगे, पॉइंट्स आपके पास पर्याप्त आ गए होंगे। पहला देखिए आपके साथ भारत अमेरिका संबंध पर पूछा जा सकता है प्रश्न, किसी भी तरीके से हो सकता है। दूसरा आप देखिए रसिया पर हो सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद में रूस और भारत के संबंधों पर भी लगातार चर्चा हो रही है, किस दिशा में आगे बढ़ेंगे भारत और रशिया के संबंध। अब देखो लोकेशन तो आपको यहाँ से क्लियर हो रही होगी रूस की, और रूस के ही बगल में आपका है चाइना। जब भी आप लिखा करिए चाइना एंगल एक शामिल किया करिए, फिर मध्य एशिया वाला एंगल, एक यूरोप वाला एंगल जरूर शामिल कीजिएगा, और भारत के प्रोजेक्ट जो यहाँ से मध्य एशिया के क्षेत्र से आगे रूस से कनेक्टिविटी के स्तर पर पड़ रहे हैं वह जरूर शामिल किया कीजिए, है ना। तो ये सारे कुछ होते हैं आयाम सोचने के, किसके आधार पे? उसकी लोकेशन के आधार पे। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि कैसे भारत और रूस के संदर्भ में आपको पढ़ना है। देखो सबसे पहले आपको क्या समझना होता है, सहयोग के कौन कौन से क्षेत्र हैं, कहाँ दोनों एक दूसरे के सहयोगी रहे हुए हैं। यह जब समझ लोगे तो आप चुनौतियां फिर बाद में बताओगे कि फिर भी कहाँ कहाँ पर अभी चुनौतियां हैं, और चुनौतियां बताओगे जब आप ये चीजें क्लियर कर दोगे, फिर आप इसमें समाधान चुनौती के स्तर पर ढूंढ लोगे। इस हिसाब से आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। तो देखो पहले बताओ सहयोग के क्षेत्र। सहयोग में आप देखिए ऐतिहासिक दृष्टि से बता सकते हैं भारत और रूस के बीच संबंध जो है सदैव बेहतर रहे, पुराना विश्वसनीय भागीदार रहा है हमारा रूस। इस तरीके से बताते हुए आप आगे बढ़ोगे, फिर बताओगे परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में। देखो कुडनकुलम जो आपका है ना, और रुद्रपुर है परमाणु संयंत्र है जो बांग्लादेश में भारत और रशिया मिलकर लगा रहे हैं, है ना, यह परमाणु संयंत्र। और भारत में जो कुडनकुलम है यह किसकी मदद से लगाया गया था परमाणु ऊर्जा संयंत्र? यह रूस की मदद से लगाया गया था। अब एक बात बताओ, इस तरीके के फैक्ट आपको याद होने चाहिए ना, तभी आप लिख पाओगे ना। तो ये बहुत बेसिक से फैक्ट हैं जो प्रीलिम्स के टाइम पे आप याद करते होंगे, लेकिन उसको यूज कैसे करना है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। और फिर देखो सहयोग और किन किन क्षेत्रों में सहयोग करते हैं। देखो अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं क्या भारत और रूस? हाँ भाई, जो ग्लोनास है अंतरिक्ष का, और ग्लोनास और इसरो, इन दोनों की सहायता से ही भारत का जो जीपीएस सिस्टम है IRNSS है ना, इसका विकास किया गया है, जानते हो ना आप। फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आपको पूछा जाए तो हाँ, साइंस एंड टेक की फील्ड में भी रशिया का सहयोग मिल रहा है। कैसे? पारंपरिक ज्ञान जो डिजिटल लाइब्रेरी है वो किसकी मदद से? रूस की लाइब्रेरी से ही इसकी स्थापना की जा रही है। और रक्षा के क्षेत्र में आपको बताना है, रक्षा के क्षेत्र में तो बहुत सारे आपके पास हैं चीजें लिखने के लिए। ब्रह्मोस लिखिए, आप S-400 के बारे में लिखिए, असॉल्ट राइफल लिखिए, इंद्र लिखिए, हमेशा से ही, है ना, MiG-21 लिखिए। इन सारी रक्षा के क्षेत्रों में सारी मदद किसके द्वारा की गई है? रक्षा के मामले में एक बड़ा एक तरीके से आयातक हमारे लिए कौन है? कहां से हम आयात सर्वाधिक मात्रा में करते हैं? अपना सबसे ज्यादा आयात हम रूस से ही करते हैं। यहाँ पर सिपरी सिपरी की जो रिपोर्ट आती है उसको भी आप रेफरेंस दे सकते हैं, यहाँ पर बता सकते हैं। फिर आप बताएंगे संगठनात्मक स्तर पर, मतलब कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें सहयोगी है भाई, G20 के दोनों सदस्य हैं, है ना, SCO के दोनों ही सदस्य हैं। और एक और आपको बात बतानी है, 2+2 डायलॉग। देखो भारत जो है केवल 4 देश ही हैं जिनके साथ 2+2 डायलॉग करता है, आगे आपको बताया जाएगा। उसमें आपका रशिया भी है, तो इसको भी शामिल कीजिए। पीछे आपका अमेरिका जो बताया गया ना, वहां पर भी सहयोग के क्षेत्र में आप 2+2 डायलॉग को आगे लिख सकते हैं, क्योंकि 2+2 डायलॉग भारत और अमेरिका के मध्य भी होता है। यहाँ विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ये दोनों शामिल होते हैं, दोनों राष्ट्रों के, है ना। यह महत्वपूर्ण वार्ता होती है ना, दोनों राष्ट्रों के बीच। दोनों सामरिक महत्व बेहतरीन, काफी ज्यादा सामरिक रूप से महत्व रखते हैं, इस कारण ही इन राष्ट्रों के बीच 2+2 डायलॉग की चर्चा होती है। और भारत केवल 4 राष्ट्रों के साथ करता है ऐसा, है ना, तो इसलिए महत्वपूर्ण और हो जाता है। अगली बात क्या बताएंगे कि यूएन में जो स्थायी सदस्यता पर सदैव सहयोग किया जाता है, किसका? रूस के द्वारा भारत का, है ना। अब ये हो गया सहयोग के क्षेत्र। सहयोग के क्षेत्र बहुत सारे आपको बता दिए गए हैं, और ज्यादातर आपको फैक्ट्स ये याद भी होंगे, और आपको क्षेत्र किस आधार पर इनको विभाजित करना है यह भी बता दिया गया। यहाँ पर चुनौती के आधार पर जब आपको सोचना है तो चुनौती के एंगल पर आप डाला करिए, लोकेशन के बेस पे। देखो चुनौती, पहली चुनौती कौन सी? चाइना दिख रही है आपको, आपने चीन वाला डाल दिया कि चीन से जो सैन्य भागीदारी है यह बढ़ रही है ना, चीन और रूस की जो नजदीकियां हैं वो बढ़ रही है, चीन रूस दूरी आप देखिए यह भी बता सकते हैं। फिर दूसरा बताएंगे वाणिज्यिक संबंध। वाणिज्यिक संबंध स्थिर पड़े हुए हैं, क्यों? देखो क्योंकि रूस यूक्रेन लगातार रूस जो है यूक्रेन के साथ युद्ध की स्थिति में फंसा हुआ है, तो इसके आधार पर भी आपको कई डायमेंशंस खोलने हैं। देखो एक तो यहाँ से क्या है, रक्षा आपूर्ति बाधित हो रही है। एक रक्षा पर आपकी निर्भरता बहुत अधिक हो किसी राष्ट्र के साथ, और वह राष्ट्र अगर युद्ध में फंस जाता है तो वहां से आपकी जो आपूर्ति है, जो सप्लाई है, वो बाधित होगी कि नहीं होगी, तो यह आपको बताना है चिंता के स्तर पर। फिर देखो रशिया कहां पर चिंता करता है।
रशिया चिंता व्यक्त करता है जो हम क्वाड के सदस्य बने हुए हैं या इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के सदस्य एक बन जो फ्रेमवर्क की बात करते हैं, यहाँ पर सदैव रूस के द्वारा क्या किया जाएगा, चिंता जाहिर की जाएगी। तो यहाँ से भारत और रूस के संबंध प्रभावित हो सकते हैं ना, ये सारी चीजें आपको बतानी है। क्योंकि भाई एक बात बताओ, भारत एक तरफ ब्रिक्स का भी सदस्य है, एक तरफ क्वाड का भी सदस्य है, और रूस जो है आपको पता है वैचारिक रूप से अमेरिका के विरुद्ध खड़ा नजर आता है। अब अमेरिका के साथ भारत क्वाड का यदि सदस्य रहेगा तो रूस के द्वारा चिंता जाहिर की जाएगी, की जाएगी। अब चुनौतियां और क्या है, एक रूस यूक्रेन वार देखो चुनौती का ही विषय है, या तो इस पर देखो चुनौती रहेगी ही। रशिया के बारे में लिखना है, रशिया चाइना वार से, रशिया यूक्रेन वार से निकालिए और चाइना एंगल निकालिए, है ना। और देखिए कहां कहां पर चिंता जाहिर की जाती है रूस के द्वारा, इस आधार पर लिखा करिए, चुनौतियां सारी क्लियर हो जाएंगी। अब देखो फिर आपको बताना है कौन से 4 देश हैं जिनके साथ में भारत क्या करता है, 2+2 डायलॉग करता है। देखो पीछे बताया गया, अमेरिका भी है, रूस भी है, और कौन से हैं, जब जापान के बारे में लिखिए तब भी आप डाल सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया संबंध में लिखिए तब डाल दीजिएगा। लेकिन यहाँ आपको देखिए सारे राष्ट्रों के साथ करा पाना संभव है नहीं, और आपको सारे राष्ट्र करने भी नहीं चाहिए। थोड़ा सा अगर साइंटिफिक वे में आपको पढ़ाई करनी है तो आप वही करेंगे ना जो महत्वपूर्ण है, जो करंट के रूप में चर्चा में रहे हैं जो राष्ट्र, उन्हीं के साथ भारत के संबंध किस तरीके से यदि प्रभावित हो रहे हैं, कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं जिनके कारण भारत के आगे भविष्य में संबंध क्या हो सकते हैं, उनके राष्ट्र, उन राष्ट्रों के साथ विदेशी नीति क्या हो सकती है, विदेशी संबंध किस तरीके के आगे होंगे, इन्हीं पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो 2 आपको बता दिए गए, अमेरिका और रशिया बता दिया गया है ना। अब अगला कौन सा है, अगला है अफ्रीका। अफ्रीका के साथ भारत के संबंधों पर प्रश्न जरूर आ सकता है। क्यों, क्योंकि अफ्रीका किस तरीके से महत्वपूर्ण है। देखो अफ्रीका की लोकेशन अगर आपको पता है, यह आपका भारत है, और मैप जरूर बनाया करिए। अफ्रीका की लोकेशन अगर आपको पता है तो क्लियर रूप से समझ में आएगा। देखो यहाँ पर आपका हिंद महासागर है ना, एक तो यह एंगल आपको डालना है, फिर यही बगल में आपका कौन सा है, अरब खाड़ी देश है, इस एंगल पर डालना है। और जो अफ्रीकी महाद्वीप है, पहले तो इसका महत्व बताना है ना क्या है, फिर आपको बताना है यहाँ से क्या महत्व है, फिर यह जो आपका लाल सागर है ना, इसके आधार पर व्यापारिक जब महत्व बताओगे तो यहाँ पर खोज सकते हो। और यहाँ पर जो आपके द्वीपीय राष्ट्र हैं इनको बताइए, हिंद महासागर की भारत के लिए क्या महत्वपूर्ण भूमिका है यह बताइए। तो आपको यह समझ में आ रहा है, इसकी लोकेशन के बेस पर ही आप इसके महत्व को खोजने की कोशिश किया करिए। पहले विजुलाइज किया करो ना यार कि ये इसकी लोकेशन जहां पर है, और जियो जो एक तरीके से भू रणनीतिक महत्व के आधार पर ही कई सारे आपको एंगल्स और डायमेंशन खोजने को मिल जाएंगे। तो उसकी लोकेशन को देखकर आप जब लिखोगे तो बहुत अच्छे से लिख पाओगे। देखो अब देखो हम देखते हैं कैसे समझेंगे इसको। अफ्रीका का जब महत्व बताना होगा तो भू राजनीतिक एंगल पर लिखेंगे, तो हम बताएंगे देखो यह सॉफ्ट डिप्लोमेसी है तो बहुत महत्वपूर्ण है, और यूएनएससी में जो स्थायी सदस्यता है उस पर क्या है, हमारा सदैव सहयोग करता है ना, सदैव समर्थन करता है, और बहुपक्षीयता की बात करता है सदैव, है ना। जबकि जो द्विपक्षीय शासन, द्विपक्षीयता की बात इस समय चल रही है, एक तो अमेरिका और चाइना, है ना, एक तरीके से 2 ध्रुव बने हुए हैं विश्व में, वैश्विक द्विध्रुवीय व्यवस्था की बात की जा रही है। लेकिन अमेरिका क्या है, सॉरी अफ्रीका जो है आपका बहुपक्षीयतावाद की है, समर्थन करता है भारत के साथ। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो व्यापार की दृष्टि से, है ना, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा, अफ्रीका एक बड़ी बाजार है, और अफ्रीका के लिए क्या है, भारत भी एक बड़ी बाजार के रूप में हो सकता है, या भारत से जो सप्लाई है वो पर्याप्त मात्रा में अफ्रीका के यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। तो इस तरीके से आर्थिक महत्व देखे जा सकते हैं दोनों के लिए, है ना। और अफ्रीका का भारत के लिए महत्व इसलिए कि अफ्रीका एक बड़ी बाजार के रूप में भारत को मिल सकता है। फिर ऊर्जा की दृष्टि से देखा जाए तो ओएनजीसी के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कहां पर, अफ्रीकी खाड़ी देशों, अफ्रीकी खाड़ी देशों के निकट जो जितने भी यहाँ पर राष्ट्र हैं, यहाँ पर क्या है, अफ्रीकी में ओएनजीसी के कई प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, तो ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। अब भू सामरिक दृष्टि से अगर आप देखोगे तो चीन का प्रभाव यहाँ पर बढ़ रहा है, बीआरआई के माध्यम से चीन क्या है यहाँ पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। और हिंद महासागर भी महत्वपूर्ण है। तो हिंद महासागर क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर भी चाइना का प्रभाव बढ़ रहा है। एक तो चाइना की आपको जब भी डालना है चाइना के प्रभाव में, तो डेप्थ ट्रैप पॉलिसी और चेकपुट डिप्लोमेसी ये जरूर डालिएगा जब भी आप डाला करिए। आप जब भी चाइना के विषय में आप बताइए कि चाइना का प्रभाव बढ़ रहा है या चाइना की चुनौती, चाइना किस तरीके से हमारे लिए चुनौती बना हुआ है। ये हमने अफ्रीका के महत्व को समझा कि अफ्रीका किस तरीके से भारत के लिए महत्वपूर्ण है, और इसके साथ साथ आपको बताना है कि अफ्रीका के लिए भारत भी महत्वपूर्ण है। दोनों चीजें आप एक साथ साधने की कोशिश किया करिए, तो ज्यादा और ज्यादा पॉइंट्स आपके दिमाग में आएंगे। फिर ये चीजें हम देख ली कि कितना महत्व रखते हैं दोनों एक दूसरे के लिए। अगला, इसके बाद आपको यह पता होना चाहिए फिर आखिर इन दोनों के सामने चुनौती कहाँ कहाँ पर है। पहली देखो चुनौती है चीन का बढ़ता हस्तक्षेप। चीन का बढ़ता हस्तक्षेप क्यों है, आप बताओ, चीन का हस्तक्षेप इतना तीव्र गति से क्यों बढ़ रहा है। देखो चीन की एक बीआरआई प्रोजेक्ट, दूसरा आपने डेप्थ ट्रैप पॉलिसी बताई, तीसरी आप बताओगे चाइना की जो गोइंग आउट पॉलिसी है ना, इस कारण से चीन का प्रभुत्व बहुत अधिक बढ़ रहा है। गोइंग आउट पॉलिसी आप जानते हो, इसके माध्यम से यह कहा जाता है कि चीन अपने निवेश का एक भाग चीन में न लगा करके बाहर लगाएगा। गोइंग आउट मतलब बाहर लगाना ही पड़ेगा यहाँ के निवेशकों को। तो इस कारण से क्या होता है, ये देखते हो पर्याप्त मात्रा में इन्होंने निवेश कर रखा है बाहर ही, यहाँ के निवेशकों ने। अगली चिंता क्या है, अगली चिंता है कि अन्य देशों के साथ क्या है, प्रतिस्पर्धा भी है इसके साथ साथ। यहाँ पर अफ्रीकी जैसे राष्ट्र में ऐसा नहीं कि केवल चाइना के साथ ही है, रशिया, अमेरिका, ईयू, इन राष्ट्रों के साथ भी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। और अफ्रीका का ही हमने ये देख लिया, यह जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है ना, यहाँ पर क्या है, समुद्री डकैतों और पायरेसी वगैरह का मुद्दा यहाँ पर बहुत अधिक देखा जाता है ना। आपको पता होगा समुद्री लुटेरे यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, और यहाँ से निकलने वाला जो माल होता है इस पर क्या होता है, डकैती, लूटमार, यहाँ इसकी ऐसी समस्याएं बहुत अधिक देखी जाती हैं।
फिर आप गृह युद्ध बताओगे। जब आपको इंट्रोडक्शन का पार्ट बताया गया था, तो अफ्रीका का यह जो पश्चिमी भाग है ना, पश्चिमी राष्ट्रों का भाग समूह है, जो नाइजर वगैरह के आसपास का समूह है, तो यहाँ पर क्या है, लगातार आपसी संघर्ष होते रहते हैं ना, तो गृह युद्ध की स्थिति यहाँ पर सदैव बनी रहती है। तो ये भारत और बोला था अफ्रीका के संबंध जब देखोगे न, वहां पर चुनौती के स्तर पर, चिंताओं के स्तर पर देखोगे, तो इन चीजों को आपको वहां पर समझना होगा। देखो आज यहाँ पर समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, तो वहां इसीलिए बोलते हैं कि वहां से कई पॉइंट्स उठाकर आप वैल्यू एड कर सकते हो, आगे तुम मटेरियल पढ़ोगे। तो इस तरीके से हमें चिंताएं समझ में आ गई, दोनों राष्ट्रों के बीच क्या क्या चिंताएं हैं। अब भारत क्या प्रयास कर रहा है, देखो हमारे विदेश मंत्री के द्वारा भी कहा गया था कि हम कंपाला सिद्धांत का अनुपालन करेंगे। हाँ, और कंपाला सिद्धांत आप इसमें जरूर डालिएगा जब भी प्रयासों के स्तर पर बताइएगा। फिर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप प्रयास ढूंढने की कोशिश करिएगा, तो दो दिमाग में बातें रखिए कि भारत के पास धन पर्याप्त है नहीं, तो भारत किस ओर जाएगा जब प्रयास करेगा संबंध सुधारने पर, तो सॉफ्ट डिप्लोमेसी की बात करेगा सदैव। सॉफ्ट डिप्लोमेसी होता क्या है, हम आपको मानवीय रूप से मदद करेंगे, क्योंकि हम आर्थिक मदद करने के लिए खुद सक्षम नहीं है। चुनौती क्या है हमारे सामने, कर तो दें हम, लेकिन हमारे पास चुनौती यही है कि हमारे पास पैसा नहीं है ना। और दूसरी, चाइना क्या कर रहा है, चाइना देखो इसी का ही फायदा उठाता है कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी के साथ साथ वो क्या करता है, आर्थिक मदद भी करता है, जिसके माध्यम से ऋण बांट रहा है बड़े स्तर पर, है ना, इसलिए उसका बीआरआई प्रोजेक्ट ज्यादा सफल नजर आ रहा है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम सॉफ्ट डिप्लोमेसी करते हैं, है ना, उसमें हम कुछ आपके सरकार के प्रावधान भी, कुछ प्रयास बताएंगे, जैसे कौन कौन से, जैसे अभी कोविड हुआ ना, उसके बाद वैक्सीन मित्र के तहत जो वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम है ना, इसके माध्यम से हमने वैक्सीन बांटी यहाँ पर। और शिक्षा के क्षेत्र में हम सुधार के स्तर पर क्या कर रहे हैं, ई विद्या भारती। वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखो, इन क्षेत्रों में ही हम कोशिश कर सकते हैं। ई विद्या भारती के स्तर पर हम स्कॉलरशिप बांटते हैं ना, और ई आरोग्य भारती के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराते हैं। अब आती फिर क्या, हम निवेश के स्तर पर कुछ भी प्रयास नहीं करेंगे, तो वहां भी कोशिश कर रहे हैं। एशिया जापान, यानी कि यह बात, इसको बोला जाता है एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। अब एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर का विकास कर रहे हैं, इसमें भारत क्या है, भारत सॉफ्ट डिप्लोमेसी के माध्यम से आगे बढ़ेगा, और निवेश जो पैसे की, वित्त की समस्या है, वो जापान के माध्यम से साधी जाएगी। तो आप देख रहे हो भारत के एशियाई राष्ट्रों में दो मित्र राष्ट्र मिलकर के क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चाइना को काउंटर करने की कोशिश की जा सकती है इस माध्यम से। तो यह कुछ प्रयास हैं भारत के स्तर पर जो किए जा रहे हैं अफ्रीका को लेकर के, इन्हें आप जरूर डालिएगा अपने आंसर में जब भी लिखिएगा। इसके अलावा जो आपके पास मटेरियल है उसको तो आपने पढ़ ही रखा है, यहाँ आपका रिवाइज हो रहा है, चीजों को समझाने की कोशिश की जा रही है, कौन कौन से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं पॉइंट, जिनको आप जरूर डाला करिए जब भी अफ्रीका भारत अफ्रीका संबंध पर लिखिए, भारत अमेरिका संबंध पर लिखिए, है ना, या भारत रूस संबंध पर लिखिए। फिर देखो आप संगठन के स्तर पर देख लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सा महत्वपूर्ण संगठन है इस बार चर्चा में सर्वाधिक है, तो G20। देखो G20 पर हो सकता है सवाल आपसे जरूर पूछा जा सकता है। G20 पर यदि सवाल पूछा जाएगा तो आपके पास कौन सी जानकारियां हैं जो होनी चाहिए। देखो एक तो आपके पास डेटा आपको बता रहे हैं, बहुत मिनिमम डेटा बता रहे हैं, ये आपको पता ही होना चाहिए। पॉजिटिव डेटा एक बताया जाएगा, एक निगेटिव डेटा बताया जाएगा। क्या पॉजिटिव यह है कि जीडीपी का 90% हिस्सेदारी किसकी है, इन G20 जो समूह है ना, राष्ट्र हैं, इनकी है, और वैश्विक जनसंख्या का 60% हिस्सेदारी है। तो केवल दो चीजें याद रखनी, क्या, जो जीडीपी का 90% अकेले यह जो G20 के 20 देश है ना, ये 90% हिस्सेदारी रखते हैं किसकी, जीडीपी की, जो टोटल विश्व की जीडीपी है, और वहीं जनसंख्या में यह 60% हिस्सेदारी रखते हैं, एक बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं। तो इसलिए व्यापक प्रभाव यह रखता है G20 राष्ट्र जो समूह है ना, अंतरराष्ट्रीय समूह है। उसके साथ निगेटिव क्या बात थी, निगेटिव बात यह आती है कि कार्बन उत्सर्जन में इनकी, इन्हीं राष्ट्रों की 80% भागीदारी रहती है। तो देखो यह निगेटिव, पर्यावरण की दृष्टि से यह निगेटिव है, और आर्थिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से, है ना, भौगोलिक दृष्टि से यह पॉजिटिव पॉइंट्स हैं सारे। अब G20 राष्ट्र कौन से होते हैं, देखो यहाँ मैप के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की गई है। ये जितने राष्ट्र आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे G20 राष्ट्र हैं। देखो यह हो गया आपका, है ना, इस महाद्वीप से यह हो गया, अफ्रीका के महाद्वीप से अभी नहीं दिख रहा होगा, ये पुराना है आपका, अपडेटेड नहीं है। अभी क्या किया गया है, अभी इसमें शामिल किया गया है किसको, अफ्रीकी यूनियन को। तो अफ्रीकी यूनियन क्या है, अब 21वां सदस्य बन जाएगा, G20 अब आपका G21 हो गया, है ना। तो इसको आप अपडेट भी इस तरीके से कर सकते हो। तो ये देखो यहाँ से एशिया महाद्वीप से ये सारे राष्ट्र जो आपके G20 के सदस्य हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से दिख रहे होंगे। तो अब आपको एग्जैक्ट तरीके से देखो लोकेशन का लगभग अंदाजा हो गया होगा कि कहाँ से कौन से राष्ट्र आपके शामिल होते हैं। अफ्रीका अभी तक नहीं था, इस आधार पर बोला भी जाता था कि अफ्रीका का बड़ी मतलब प्रतिनिधित्व नहीं है, और इसलिए क्षेत्रीय विषमता की स्थिति देखी जाती थी चुनौती के स्तर पर। अब इसको समाधान साधा गया है किसके, इसमें भूमिका महत्वपूर्ण रूप से किसकी रही है, भारत की देखी गई है। चलिए अब इसको G20 को समझते हैं। G20 को समझ आ गया हमें पहले शुरुआत में, फिर हमने इसके पॉजिटिव देख लिए कुछ एंगल क्या है इसके, और फिर हमने देख लिया निगेटिव किस आधार पर नकारात्मक कुछ बातें हैं इसकी। देखो G20 की अब कुछ अगर आपको लिखना है तो पहले आप उसकी कुछ उपलब्धियां बताइए, क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं इसकी। G20 क्या होता है, 2009 की जब मंदी आती है या कोविड आता है, उससे निपटने में इसने पर्याप्त रूप से अपना योगदान दिया। और क्या इसकी उपलब्धि के रूप में आप देखते हो, जो कर प्रणाली है ना, कर प्रणाली में सुधार के स्तर पर 15% मिनिमम कर की बात की जाती है, ग्लोबल जो मिनिमम टैक्स की बात की जाती है, वह प्रावधान जो लाया गया था G20 राष्ट्रों के द्वारा ही मिलकर, इस पर एक आम सहमति बनी थी। होता क्या है ये मिनिमम टैक्स, देखो यार, जो बेस इरोजन ऑन प्रॉफिट शेयरिंग होता है ना, ये क्या होता है, देखो हेवन कंट्रीज, आपने सुना हेवन टैक्स कंट्रीज,
यहाँ पर क्या होता है, कंपनियां लिस्टेड होती हैं, एक अपनी एक सब्सिडरी जो है वो किसी ऐसे कंट्री में अपनी बना लेती हैं, या कंपनी की एक शाखा दिखा देती हैं, यहाँ पर बताती हैं जहाँ टैक्स बहुत कम लिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर सिंगापुर मान लीजिए, वहाँ टैक्सेस बहुत कम है। अब ये कंपनियां क्या करती हैं, यहाँ अगर इनको पे करना पड़ेगा तो यहाँ मान लीजिए देना पड़ रहा है 30% का टैक्स, और वहां पर 5% का टैक्स देना पड़ेगा। ये सारा का सारा प्रॉफिट अपना कहाँ दिखा देंगी, वहां की कंपनियों में दिखा देंगी, तो वहां बहुत मिनिमम टैक्स लेकर ज्यादा से ज्यादा इनकम कर सकेंगे। तो इसी आधार पर आप एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, आप एक न्यूज पढ़ते होंगे कि सबसे ज्यादा अगर एफडीआई प्राप्त होता है तो हमें सिंगापुर से प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, यही हमारा जो मनी है ना, ये पहले शिफ्ट होता है सिंगापुर, और यही शिफ्ट होकर के जो हमारा व्हाइट होकर के कैसे आता है, वापस आता है प्रेशर के रूप, सॉरी एफडीआई के रूप में। तो इस आधार पर ही एफडीआई हमारा सिंगापुर से, देखो कैसे कनेक्ट होते हैं सारे फैक्ट एक दूसरे से अगर समझने की कोशिश करोगे। तो इसी आधार पर क्या हुआ, इनके द्वारा आम सहमति सारे राष्ट्रों के द्वारा बनती है कि अब 15% जो है मिनिमम रहेगा, इससे नीचे कोई भी राष्ट्र, चाहे वो सिंगापुर हो चाहे इंडिया हो, है कोई भी राष्ट्र क्या है 15% के नीचे टैक्स स्लैब रख ही नहीं सकते हैं। अब आपको 15% के ऊपर रखना है रखो, लेकिन मिनिमम एक टैक्स रेट निर्धारित कर दी गई 15% की। तो यह था एक तरीके से इसकी एक बड़ी उपलब्धि। फिर बात की गई 2025 तक टारगेट रखा गया है लैंगिक भागीदारी को बढ़ाने का, तो यह उसकी कुछ उपलब्धियां G20 की, यह आप जरूर बतानी है जब भी आपको बताना है। और भारत और G20 के बारे में जब बताना है तो ये तो पता ही है आपको, इस बार अध्यक्षता कर रहा है 18वीं समिट की। ये एक इंट्रोडक्शन देते हुए आप बता सकते हैं इस तरीके को, है 18वीं, और इस बार की थीम वगैरह बता देना वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर जो थीम रखी गई है, वन अर्थ वन फ्यूचर, है ना, ये थीम रखी गई कि नहीं रखी गई है, वन फैमिली वन फ्यूचर। तो चलो ये सब बातें तो बहुत कॉमन सी बातें हैं, अब जो लिखनी है ना इसके अंदर वो बताई जा रही है, इसकी उपलब्धियां बताना है और भारत के संदर्भ में बताना है कि भारत ने आर्थिक मुद्दों के साथ साथ ये भी बोला कि केवल आर्थिक मुद्दे ही नहीं इसमें शामिल करनी चाहिए, इसकी नीतियों में आतंकवाद का मुद्दा भी शामिल करना चाहिए, साइबर सुरक्षा का मुद्दा भी शामिल करना चाहिए। ये भारत के कुछ प्रस्ताव थे, और भारत ने बीईपीएस का फ्रेमवर्क इसको लेकर भी प्रस्ताव पारित कराया था, है ना, जिससे क्या होता है टैक्स हेवन जैसी समस्याओं से बचा जा सके। अब इसमें चुनौतियां कौन कौन सी हैं, देखो ये सारे आपने देख लिए, सारी उपलब्धियों के स्तर पर देख लिए, क्या क्या आपको आयाम सारे क्लियर हो गए होंगे, G20 का महत्व तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन क्या कुछ चुनौतियां नहीं मौजूद हैं, बहुत सारी चुनौतियां नजर आती हैं। देखो इसके सदस्यों के आधार पर ही चुनौतियां आप बता सकते हो। एक तरफ इसका चाइना देखिए सदस्य है और यूएसए भी है, और चाइना यूएसए के बीच वर्तमान में संबंध कैसे हैं, किसी से छुपे नहीं है ना। फिर दूसरा आप बता सकते हो संरक्षणवाद पर और वैश्वीकरण पर। एक तरफ ये राष्ट्र कहते हैं कि वैश्वीकरण की पॉलिसी अपनाते हैं, दूसरा क्या है अमेरिका फर्स्ट जैसी नीतियां लागू करते हैं अपने अपने यहाँ पर, है ना। तो ये संरक्षणवाद और वैश्वीकरण की नीति पर ये दोनों, ये क्या है एक द्वंद्व की स्थिति दिखती है। फिर तीसरा बताओगे कि प्रभावशीलता बहुत कम दिखती है, उसका रीजन क्या है, G20 के जो निर्णय होते हैं उनकी प्रभावशीलता कम क्यों है। पहला रीजन है कि ये बाध्यकारी नहीं है, इन राष्ट्रों पर कोई बाध्यकारिता होगी नहीं, तो फिर क्या करते हैं ये उनको अनुपालन करने में भी क्या है बहुत ढिलाई रखते हैं, और जवाबदेहिता नहीं है, किसी भी तरीके की जवाबदेहिता नहीं होती है इन राष्ट्रों के बीच में, इस कारण ही इसकी प्रभावशीलता भी बहुत कम दिखाई देती है। ये कुछ चुनौतियां हमने देखी। अगली जो यह लास्ट चुनौती दी हुई थी कि सभी महाद्वीपों की भागीदारी नहीं, तो इसको कहीं ना कहीं अफ्रीकी यूनियन को आपको पता होना चाहिए, अपडेट कर लो अपने आप को, ये हटा सकते हो, ये बता सकते हो कि अफ्रीकी यूनियन को इस बार सदस्य जब बनाया गया है उसके बाद से इसको काफी हद तक समाधान करने की इसकी कोशिश की गई है उस चुनौती को। इसी आधार पर आगे भी जो चुनौतियां है ना, जब वे फॉरवर्ड दीजिएगा तो इनको समाधान करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं ना, प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए जो महत्वपूर्ण संवेदनशील बातें होती हैं उनको बाध्यकारी बनाया जा सकता है ना, जवाबदेहिता निर्धारित करने की कोशिश करनी चाहिए, और इन राष्ट्रों के बीच जो समूह है ना इनके बीच P2P जो है कम्युनिकेशन बढ़ाना चाहिए, ये चीजें तो आपको शामिल ही करनी चाहिए। और संरक्षणवाद के विरुद्ध क्या है सदैव वैश्वीकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको शामिल करना चाहिए, और चीन और यूएसए के बीच में जो इस समय तनातनी एक तरीके से बनी हुई है उसको समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। चलो ये सारे आपने वे फॉरवर्ड बताया, वे फॉरवर्ड कठिन नहीं होता है, चुनौतियां पता होती हैं आपको। अब अगला जो G20 के बाद जो महत्वपूर्ण संगठन है वह बिम्स्टेक। बिम्स्टेक आपको यह पता होना चाहिए कि बिम्स्टेक का मतलब क्या है, देखो यहाँ समझो बिम्स्टेक का। बिम्स्टेक ये आपका बे ऑफ बंगाल दिख रहा है, अब बे ऑफ बंगाल के जो भी परिधि के आसपास जितने राष्ट्र रहते हैं ना, मोस्टली उन्हें शामिल किया जाता है। लेकिन इसमें दो राष्ट्र आपके देखो, एक नेपाल हो गया एक भूटान हो गया, दोनों राष्ट्र क्या है आप बे बंगाल से नहीं टच करते हैं, लेकिन यह भी किसके सदस्य हैं, बिम्स्टेक के सदस्य हैं। बाकी कौन है, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, है ना, थाईलैंड, श्रीलंका, ये सारे राष्ट्र आप देख रहे हो इसके सदस्य हैं। अब बिम्स्टेक के सदस्य आप समझ गए होंगे, इसके आधार पर क्या है इनकी इनके महत्व के संदर्भ में जब भी प्रश्न आएगा तो आप बता दोगे कि बिम्स्टेक का भारत के लिए क्या महत्व है, सवाल यहां से आएगा। लेकिन बिम्स्टेक के सामने कौन कौन सी चुनौतियां मौजूद हैं यह आप देख सकते हो। बिम्स्टेक को क्या है सार्क के एक तरीके से अल्टरनेटिव के रूप में समझा जा रहा है। सार्क में क्या है ना, पाकिस्तान की मौजूदगी होने के कारण आप देख रहे हो कि सार्क जो है आपका बहुत ही स्थिर पड़ा हुआ है, इस पर कोई भी आपका ना तो कोई एक डिसीजन लिया जा रहा है इस समय, ना उसका कोई अनुपालन हो रहा है। रीजन क्या है, वही पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध। अब इसका समाधान ही हम बिम्स्टेक के रूप में देखते हैं। अब देखें भाई बिम्स्टेक किस तरीके से महत्वपूर्ण होता है यह पता होना चाहिए आपको। अब बिम्स्टेक को लेकर कोई करंट की न्यूज हो अगर, तो आप बताइए। हाँ, कोलंबो में 2022 में इस बार वर्चुअल मीटिंग हुई। वर्चुअल मीटिंग में तय यह हुआ कि अब बिम्स्टेक चार्टर एक आया यहाँ पर। देखो यह इंपॉर्टेंट है, बिम्स्टेक चार्टर आप जरूर डालिएगा जब भी बिम्स्टेक पर लिखिए। इसमें हुआ क्या है, जो इसके 7 सदस्य है ना, 7 सदस्य दिख रहे हैं आपको कौन कौन से हैं, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कौन है,
इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड। अब इन 7 सदस्यों को बोला गया इसमें कि आप 7 सदस्यों को 7 सहयोग क्षेत्र दे दिए जाएंगे। अब ये सहयोग क्षेत्र आपको याद नहीं होंगे, लेकिन अलग अलग एक तरीके से समझिए कि मतलब वितरित किया गया, समस्याएं थी, यदि समस्याओं का वितरण अलग अलग क्षेत्रों में बांट कर किया जाएगा तो समाधान आसानी से किया जा सकता है। उद्देश्य यह था, है ना, बिम्स्टेक चार्टर के माध्यम से किया गया और बोला गया प्रत्येक 2 वर्ष पर एक बैठक होगी, इसमें यह निर्धारित किया गया ताकि बिम्स्टेक को अधिक रूप से सफल बनाया जा सके, है ना, और इनके इन राष्ट्रों के बीच संबंधों को बेहतर किया जा सके, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे व्यापारिक हो, चाहे वो सामरिक दृष्टि से हो, और कनेक्टिविटी इनके बीच बेहतर करने की आवश्यकता है। यह चीजें तय हुई कहां पर? कोलंबो में जो वर्चुअल मीटिंग हुई उसमें बिम्स्टेक चार्टर के माध्यम से। इसमें 3 महत्वपूर्ण समझौते होते हैं, एक आपराधिक मामलों पर, एक राजनयिक प्रशिक्षण पर, तीसरा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर समझौता होता है। लेकिन समझना क्या है, देखो क्वेश्चन कहां से आएगा, क्वेश्चन आएगा कि भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है इतना, क्या महत्व रखता है भारत के लिए बिम्स्टेक। तो पहला आपको बताना है रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। कैसे? इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अगर आपको भूमिका मजबूत करनी है तो इन राष्ट्रों के बीच संबंध बेहतर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, है ना। तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र के आधार पर देखा जाए, और बीबीआईएन नेटवर्क आप जानते हो ना, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, इस नेटवर्क के आधार पर भी देखा जाए तो इसको अगर सफल रूप से क्रियान्वित कराना है ना, या इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड जो बात की जा रही है, इस पर इसके ट्रांसपोर्ट की बात की जाती है ना, यह जो परिवहन एक तरीके से इस पर परियोजना जो है, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड पर जो परियोजना इस समय लंबित है, इसको अगर सफल बनाना है तो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। बीबीआईएन नेटवर्क के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है ना। तो ये चीजें बतानी है आपको रणनीतिक रूप से किस तरीके के महत्व रखता है हमारे लिए बिम्स्टेक। आर्थिक दृष्टि से कैसे महत्व रखता है, देखो जो इसकी लोकेशन है आप समझो, इसके इधर ही आपका क्या है, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, है ना, मौजूद है। अब साउथ ईस्ट एशिया से अगर कनेक्टिविटी को बेहतर रखना है तो बिम्स्टेक को बेहतर एक संगठन के रूप में स्थापित करना होगा, और यहाँ की बाजार तक अगर पहुंच बनानी है तब भी आपको यहाँ पर संबंध बेहतर रखने होंगे। ये तो हो गया आर्थिक इसका महत्व। क्षेत्रीय सहयोग आपको बताना है, तो क्षेत्रीय सहयोग में आप बताइए कि भारत की सदैव पॉलिसी क्या रही है? पड़ोसी प्रथम की रही है, एक्ट ईस्ट की पॉलिसी रही है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी और पड़ोसी प्रथम पॉलिसी के मद्देनजर यह क्षेत्रीय सहयोग की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से क्या बताओगे? बे ऑफ बंगाल के आसपास यदि यह सारे के सारे राष्ट्र हैं तो एक ब्लू इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, और समुद्री सुरक्षा के लिए भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और देखो बीआरआई का काउंटर तो होगा ही होगा, है ना, इस क्षेत्र में। यदि हिंद महासागर के क्षेत्र में क्या है, भारत ये चाइना की यदि भूमिका बढ़ेगी, या साउथ ईस्ट एशिया के क्षेत्र में बीआरआई के माध्यम से चीन क्या है, अपनी भूमिका बढ़ा रहा है। देखो नेपाल नेपाल भी बीआरआई का सदस्य बन चुका है ना। तो इस तरीके से क्या है, बीआरआई को अगर काउंटर करना है तो बिम्स्टेक को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया भारत के लिए बिम्स्टेक का महत्व, और महत्व के एंगल आपको सारे समझ में आ गए होंगे। लेकिन चुनौतियां देखो, पहली चुनौती कौन सी है? एक तो साउथ ईस्ट एशिया के क्षेत्रों से कनेक्टिविटी बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा चुनौती यह है कि आरसीईपी से बाहर हो गया है भारत, है ना। आरसीईपी से बाहर क्या हुआ है, किस कारण से हुआ? ये कारण तो भारत ने देखिए अपना तर्क जो दिया है, लेकिन ये बाहर होने से भले ही चाइना के कारण बाहर हुआ, लेकिन जो साउथ ईस्ट एशिया है इनसे संबंध तो खराब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, है ना। इनसे भी आर्थिक संबंधों को खराब कर लिया। अब चाइना का एक तो यहाँ पर बढ़ता प्रभुत्व, यह एक बड़ी चुनौती है, और कई देशों के साथ यहाँ पर एफटीए नहीं है, है ना। इनमें से कई देश हैं जिनके साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह एक बड़ी चुनौती है। और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो आपको बताया गया ना, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट हो या इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड प्रोजेक्ट हो, ये सारे के सारे क्या है, लंबित पड़े हुए हैं। सुरक्षा चुनौती तो है ही। देखो जब भी आप इस क्षेत्र के बारे में कभी भी लिखा करिए तो यहीं पर जो आपको मौजूद है गोल्डन ट्रायंगल जरूर डाला करिए, है ना। जब गोल्डन ट्रायंगल आपको पीछे समझा दिया गया है वो अच्छे से देख लीजिए, है ना। यहाँ से मादक पदार्थ और जो मानव तस्करी है ना, ये सारी घटनाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसलिए यह सुरक्षा की दृष्टि से बहुत चुनौतीपूर्ण है, और खराब अवसंरचना इन क्षेत्रों में हमेशा दिखाई देती है। क्यों? उसका एक बड़ा कारण है भौगोलिक स्थिति इन क्षेत्रों की, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों की। तो एक खराब अवसंरचना भी एक समस्या है हमारे लिए, इससे कनेक्टिविटी भी बाधित होती है। यह कुछ चुनौतियां हैं हमारे सामने जो बिम्स्टेक से संबंधित दिखाई देती हैं। अब आप क्लियर रूप से समझ होंगे बिम्स्टेक पर भारत का महत्व क्या है, और बिम्स्टेक के समक्ष चुनौतियां कौन कौन सी मौजूद हैं। अब इसका समाधान ही आपको खोजना है अगर, तो ये सारी चुनौतियों पर ही आपको आगे क्या करना चाहिए, इन सारी चुनौतियों पर ही कार्य करने की आवश्यकता है। तभी आप क्या कर सकते हो, जैसे आरसीईपी है, आप समाधान अगर आपसे समाधान के स्तर पर सवाल आए तो बता दो यार, आरसीईपी माइनस चाइना पर कार्य करना चाहिए, या इंडिया इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पर कार्य करने की, आगे बढ़ने की इस पर जरूरत है ना। तो चीन को प्रभुत्व, चीन का जो बढ़ता प्रभुत्व है इसे कम करने के लिए क्या है, इनसे संबंध हमें बेहतर करने होंगे ना। सॉफ्ट डिप्लोमेसी जैसी नीतियों को लागू कर सकते हैं आप। और भारत के पास क्या है, और भारत के पास जो आपके पड़ोसी राष्ट्र हैं इनको लेकर गुजराल डॉक्ट्रिन, ये सिद्धांत आपको लागू करने की जरूरत है। बहुत सारे समाधान आप बता सकते हो। जो कनेक्टिविटी मॉडल है इसमें जो है, जो देरी हो रही, जिन कारणों से देरी हो रही है, भूमि अधिग्रहण जैसे मुद्दे हैं इनके कारण जो समस्याएं आ रही, उन्हें समाधान करने की जरूरत है, उन्हें साधने की जरूरत है। चुनौती हमें पता है, चुनौतियों का कारण हमें पता है कि क्यों चुनौतियां, उनको ही साधना है, तो वही आपका वे फॉरवर्ड होता है। वे फॉरवर्ड कुछ कठिन थोड़ी होता है लिखना जब भी आप लिखते हैं। अब देखो अगला है इंडो पैसिफिक क्षेत्र। देखो यह आपका है भारत, हमारा प्यारा भारत यह है, और जो इंडो पैसिफिक यह आपका है पैसिफिक एरिया। अब इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो है अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों?
ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? एक तो सबसे बड़ा एंगल है यहाँ पर चाइना एंगल आपको सोचना है, और यहाँ अन्य राष्ट्र जितने भी मौजूद है ना, उनके साथ हमें संबंधों को अपने बताना है, और इंडो पैसिफिक क्षेत्र का महत्व आपको समझ में आ जाएगा कि भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि भारत के आपको देखना है, हिंद महासागर के क्षेत्र को भी देखना है। इसको साधने के लिए एक तो भारत को हिंद महासागर में मजबूत होना ही पड़ेगा, साथ ही साथ चाइना पर अगर काउंटर के रूप में स्थापित करना है भारत को अपनी नीतियों को, तो साउथ ईस्ट चाइना सी जो है ना यहाँ पर मौजूद है आपका, यहाँ पर भी भारत को अपनी भूमिका बढ़ानी होगी, तभी जाकर हम चाइना को साध सकते हैं, चाइना के बीआरआई प्रोजेक्ट को साध सकते हैं। अब हम समझते हैं इंडो पैसिफिक क्षेत्र की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है। यह केवल इंडिया के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसी आधार पर अमेरिका भी अपने हितों को देखता है ना। अमेरिका अगर चाइना को काउंटर करना चाहेगा, एक तो यह उसके लिए ये हिंद महासागर भी महत्वपूर्ण है, और उसके लिए यह पैसिफिक ओशियन भी महत्वपूर्ण है। इसलिए इस तरीके का कोई प्रोजेक्ट लेकर आएगा इंडो पैसिफिक क्षेत्र से संबंधित होगा, चाइना सदैव इसका विरोध करेगा। अब देखो, अब बात आती है इंडो पैसिफिक क्षेत्र, वो भारत इसके लिए। अब भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, समझो आप। चीन को काउंटर करना, पीछे बताया ना, मोतियों की माला की जो बात की जाती है, बीआरआई की बात की जाती है, और मोतियों की माला को ही काउंटर करते हुए क्या बोला जाता है, नेकलेस ऑफ डायमंड, है ना, यानी कि किसका, डायमंड का हार, है ना। तो इस तरीके को क्या है, इसको आप हमेशा डालिएगा जब भी चाइना के काउंटर के स्तर पर करिएगा, भारत के द्वारा तैयार किया जा रहा है। और भारत आप जानते हो किस तरीके से यहाँ जो चाबहार से होते हुए जो आप मध्य एशिया के क्षेत्रों से और मंगोलिया के क्षेत्रों से क्या है, चीन को जो घेरने की कोशिश की जा रही है ना भारत के द्वारा, यही बोला जाता है क्या, नेकलेस ऑफ डायमंड। तो इसको आप अगर समझते हैं तो बीआरआई के काउंटर के रूप में जरूर डालिएगा इसको। और दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में, दक्षिण पूर्व एशिया जो है ये केंद्र में है यहाँ पर आपको बताया गया कि जो दक्षिण पूर्व एशिया है, अब इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अगर भारत की भूमिका बढ़ेगी तो जो आसियान आसियान आपका समूह है, या दक्षिण पूर्व एशिया में जो आरसीईपी से बाहर हुआ है, यहाँ से अपने हित साध सकता है कि नहीं इन क्षेत्रों के साथ में। तो इसलिए भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है यह क्षेत्र। फिर शांति और स्थिरता बहुत जरूरी है इन क्षेत्रों में, क्योंकि भारत क्या है, तीन तरफ से किससे जुड़ा हुआ है, समुद्री सीमा है भारत की। तो इसीलिए मैरिटाइम, एक राष्ट्र के मैरिटाइम जो सीमा है, और यहाँ से भारत को क्या है, नौसैनिक दृष्टि से एक मजबूत राष्ट्र के रूप में अपने आप को स्थापित करना बहुत जरूरी है। इसलिए भारत के लिए यह भी जरूरी है कि इस समुद्री क्षेत्रों में क्या है, शांति और स्थिरता जरूरी है। तो इस कारण भी भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र। अवैध जो मत्स्य पालन होता है उसको विनियमित करने की बहुत जरूरत है ना। इन क्षेत्रों में जो अवैध मत्स्य पालन है उनको भी विनियमित करना चाहिए। अब देखो, दक्षिण चीन सागर के एंगल हमने बताया था आपको, यहाँ पर क्या सोचना है, यहाँ पर सोचना है जो चाइना है, यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जो ये आपके लॉ ऑन सीज होते हैं ना, जो नियम बनाए गए हैं समुद्र को लेकर के, इसका अनुपालन नहीं करता है। अब जब अंतर्राष्ट्रीय नियमों का अनुपालन चाइना नहीं करेगा तो उसको काउंटर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, अन्यथा फिर चाइना अपनी मनमानी करने लगेगा, है ना। साउथ चाइना सी के रूप में देखा भी जाता है ऐसा। और भारत की अप्रवासियों के भी हित यहाँ पर देखे जाते हैं, चाहे आप साउथ ईस्ट एशिया में चले जाइए, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों में चले जाइए, है ना, या अमेरिका क्षेत्रों में चले जाइए, यहाँ पर ही अमेरिका आपका इधर मौजूद है। अब इसके कारण से ही आप देखो सारे महत्व तरीके से समझ गए होंगे कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के महत्व क्या क्या है भारत के समक्ष। चाइना वाला एंगल आपको डालना है वहां पर मौजूद, और दक्षिण पूर्व एशिया आपको दिख रहा है ना, वो एंगल डालना है। फिर आपको साउथ चाइना सी के बारे में बताना है ना। तो ये सारे आपको एंगल ही सोचने होते हैं उसकी ज्योग्राफिक लोकेशन को देखकर। अब इस तरीके का जब आप मैप बना दोगे, उसके बाद सारी चीजें आपको विजुलाइज होने लगेंगे कि कौन कौन सी आखिर समस्याएं हैं और कौन कौन से आधार पर कहां कहां पर भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखो, भारत की नीतियां क्या रही यहाँ पर, भारत की पॉलिसी क्या रही, यहाँ के जितने क्षेत्रीय संगठन है ना, इनसे जुड़ाव बेहतर हो सके। क्षेत्रीय कौन से हैं, दक्षिण एशिया के क्षेत्र में आप जानते हैं आसियान है आपका, और कौन से संगठन है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, क्वाड है आपका, बिम्स्टेक है। ये सारे जितने भी संगठन हैं इनसे जुड़ाव बेहतर से बेहतर स्थापित किया जा सकता है, किसके द्वारा, भारत के द्वारा। और मालाबार अभ्यास आपको पता है, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये तीनों मिलकर यहाँ पर मालाबार अभ्यास करते हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से आर्थिक और सामरिक संबंध बेहतर किए जाते हैं भारत के द्वारा। और प्रोजेक्ट मौसम पीछे पढ़ाया गया आपको, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया, और जो मौसमी गतिविधियों के आधार पर यहाँ व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाया जाएगा, है ना। जैसा हमने ऐतिहासिक क्षेत्र में इतिहास में देखते हैं ऐसा देखने को मिलता भी था, है ना। अच्छांश जैसी स्थिति क्या होती थी, जब व्यापारिक पौने चलती थी तो हम उस आधार पर व्यापार करते थे, जब व्यापारिक पौने शिफ्टिंग होती थी तो उस आधार पर हम व्यापार करने की कोशिश करते थे। तो इन्हीं मानसून के आधार पर ही प्रोजेक्ट मौसम को भी चलाया गया है अभी। अब त्रिपक्षीय संबंधों का भी एक नवाचार देखा जा सकता है इन क्षेत्रों में। जो आप ये देख रहे हैं ना क्षेत्र त्रिपक्षीय, कौन से, देखो भारत के पास ही इधर मौजूद है आपका श्रीलंका और मालदीव। भारत, मालदीव और श्रीलंका, इन ये मिलकर के एक त्रिपक्षीय क्या कर सकते हैं, संबंधों का एक नवाचार स्थापित कर सकते हैं, है ना। ऐसा प्रयास भी किया गया। और मानवीय सहायता आदि व रियायती ऋण पर देखो कैसे, इसमें समझो इस क्षेत्र में भारत कैसे अपनी भूमिका को मजबूत कर सकता है। श्रीलंका संकट के समय क्या किया था भारत के द्वारा, मानवीय सहायता दी गई थी या रियायती दरों पर ऋण दिया गया था। या म्यांमार संकट के समय हमने देखी उनकी मानवीय सहायता की। भले हमने म्यांमार में सैन्य शासन का विरोध किया, लेकिन
हमने म्यांमार संकट की स्थिति में हमने वहां पर हर संभव कोशिश की मानवीय सहायता पहला पहुंचाने की, है ना। तो यह सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के माध्यम से यह चीजें आती हैं। अब वहां पर ही मौजूद है आपका इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जापान देश। जापान पर आप देख लीजिए क्या महत्व, एक तरीके से क्या नीति है हमारी। देखो सेपा आप जानते हैं ना, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, जो एक तरीके से पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, यह एफटीए से कम होता है थोड़ा सा, लेकिन दोनों के बीच जो द्विपक्षीय संबंध होते हैं उनमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेहतर बेहतर संबंध देखे जाते हैं दोनों के बीच, बहुत ज्यादा छूट दी जाती है। लेकिन यह छूट का स्तर इतना नहीं होता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरह हो। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का पहला चरण आप मान सकते हो ये, है ना, सीईपीए जो संबंध स्थापित किए गए हैं जापान के साथ। अब क्या है आगे, आगे जो है आपके देखिए हिंद प्रशांत द्वीपों पर भी केंद्रित है हमारी नीति आगे। फिजी जैसे राष्ट्र जो है ना, इनके साथ हमने संबंध को बेहतर बनाने की कोशिश की है। अब देख रहे हो भारत के इंडो पैसिफिक क्षेत्र से संबंधित कौन कौन सी नीतियां हैं, और यह नीतियां आपको स्पष्ट रूप से अगर समझ में आ रही होंगी तो एक एक नीति को आपको बता देना है। इतनी नीति अगर नहीं आती है लेकिन कम से कम पता तो होनी चाहिए। जैसे क्षेत्रीय संगठन के रूप में आप बताएंगे कहां कहां पर भारत सहयोगी के रूप में रहता है ना, भारत बेहतर जुड़ाव महसूस कर सकता है। अब मालाबार अभ्यास, कुछ अभ्यास आप बता सकते हो इन राष्ट्रों के साथ। एक्ट ईस्ट के बारे में बताओ, भारत के पूर्व में स्थित है तो एक्ट ईस्ट डालना ही डालना है। फिर आप बताओगे जापान के साथ कैसे संबंध है हमारे, मैत्रीपूर्ण संबंध है, साथ ही साथ सेपा वगैरह आप बता सकते हो। और कुछ हम हिंद इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बता सकते हैं कि फिजी आदि के साथ में जो हमने संबंध बनाने शुरू किए हैं, बेहतर कर किए हैं, है ना। अब चुनौतियों के स्तर पर जब आपको बताना है, चुनौतियों के स्तर पर आप बताओगे, पहली चुनौती सबसे बड़ी चाइना एंगल आपको डालना है। क्या यहाँ पर जितने राष्ट्र हैं वो ऋण जाल नीति में, डेप्ट जो आपकी ट्रैप पॉलिसी है उसमें फंसे हुए हैं, चेकबुक डिप्लोमेसी में फंसे हुए हैं ना। और ज्यादातर ये जितने भी राष्ट्र हैं आप देख लो, जापान वगैरह जो भी देख लो, ये व्यापारिक भागीदार किसके साथ हैं, सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारी चीन के साथ, क्योंकि भारत खुद व्यापारिक भागीदार, बड़ा व्यापारिक भागीदार है चीन के साथ। फिर आप बताओगे प्रशांत महासागर की दृष्टि से, प्रशांत महासागर में भारत की जो भूमिका है बहुत सीमित है ना। ज्यादातर हम हमारी जो भूमिका दिखती है व्यापक रूप से वो हिंद महासागर तक ही सीमित रूप से दिखाई देती है। प्रशांत महासागर में हमारी भूमिका ही बहुत सीमित है, यह एक चुनौती है हमारे सामने। दक्षिण पूर्व एशिया को लेकर क्या है, ज्यादातर देश जो है बीआरआई में शामिल है, और यहाँ आरसीईपी के कारण यह भी एक चुनौती हमारे सामने बनी हुई है ना, दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्रों के साथ कनेक्टिविटी को लेकर के। और यहाँ पर जितने प्रोजेक्ट हैं बहुत लंबित हैं अभी, जैसे कलादान हो आपका, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट हो आपका, ठीक है, या आईएमटी वगैरह हो ना, इंडिया म्यांमार थाईलैंड, तो ये सारे प्रोजेक्ट अभी लंबित अवस्था में ही पड़े हुए हैं। आरसीईपी से देखिए बाहर पड़ा हुआ है, तो आप पीछे भी आपको बता दिया गया। तो इस आधार पर देखो, आपको अगर समझाना होगा तो आप बहुत अच्छे से आप समझा पाओगे किसी को, किस बारे में, इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो है आपका, इंडो पैसिफिक जो यह क्षेत्र है आपका, यह किस तरीके से भारत के लिए महत्व रखता है और क्या क्या भारत के सामने यहाँ पर चुनौती है। अब अगला जो आप संगठन है वहां पढ़ते हो क्वाड। क्वाड क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, देखो क्वाड जब भी आपको फिगर बनाने को आता है, इस तरीके से आप भारत का फिगर यहाँ से मैप बनाइए, अमेरिका को इस साइड ही बनाइएगा, और फिर क्योंकि अमेरिका को जब उस साइड बना देंगे तो यह क्वाड का एंगल आप अपनी कॉपी में बना नहीं पाएंगे इस तरीके से जो क्वाड बन रहा है ना। तो क्वाड में कौन से सदस्य हैं, चार आपके, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, चारों राष्ट्र दिख रहे हैं यहाँ पर मैप पर आपको। अब इसके माध्यम से देखो, इसको समझने की कोशिश करना कि भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अब जो इंट्रो आपको बनाना है, कोई अगर करंट की न्यूज है आपके पास, एक तो आपकी न्यूज होगी भाई G7 के साथ जापान में ही इस बार सम्मेलन हो गया क्वाड का भी, लेकिन न्यूज यह महत्वपूर्ण हो जाती है भारत की दृष्टि से कि भारत 2024 में क्वाड की मेजबानी करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण डेटा है। ये देखो प्रीलिम्स के स्तर पर भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर इसको मेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इंट्रोडक्शन के स्तर पर। फिर आप बताओगे कि भारत के लिए महत्वपूर्ण कैसे हो जाता है। देखो भारत के लिए सबसे पहले आपको चाइना को काउंटर करना है। कोई भी इस तरीके का डेटा होता है, कोई भी तरीके का महत्व बताना है, तो चाइना को काउंटर करते हुए तो आपको लिखना ही होता है। अब ईस्ट में है तो ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी को प्रभावी बना सकते हैं इसके माध्यम से। और कुछ आयामों पर देखिए जोड़ा जा सकता है क्वाड सदस्यों को, जैसे हम एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर पर अफ्रीका में क्या है, जापान के माध्यम से निवेश बढ़ा रहे हैं, ऐसे ही क्या कर सकते हैं हम, जापान के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इन्हें भी हम शामिल कर सकते हैं ना। यहाँ पर भी चाइना को काउंटर अच्छे तरीके से किया जा सकता है। फिर क्वाड की जो रक्षा क्षमताएं है ना, इनका सहयोग मिल सकता है भारत जैसे विकासशील राष्ट्र को। और आर्थिक आर्थिक समस्याओं के साथ साथ और समस्याओं को भी साधा जा सकता है, जैसे भारत के द्वारा हमेशा प्रयास रहता है जिनसे इन समस्याओं से भारत जूझ रहा है। एक साइबर अपराध है, आतंकवाद है ना, मानव दुर्व्यवहार है, इनको रेगुलेट किया जा सकता है किसके माध्यम से, ऐसे महत्वपूर्ण संगठन के माध्यम से। तो ये सारी चीजें आपको बतानी है किस आधार पर भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्वाड संगठन। चलिए, ये तो आपको महत्व के स्तर पर बता दिया गया और महत्व बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आपको अगर चुनौतियां बतानी है, चुनौतियां किस आधार पर सोचोगे आप, चुनौतियां देखो, पहली चुनौती आप सोचोगे कि रूस और चाइना, है ना, क्वाड के कारण क्या है, हम भारत और अमेरिका के संबंध के रूप में देख रहे हैं इसको। अब भारत की अमेरिका से बढ़ती नजदीकी रूस की चाइना की नजदीकी बढ़ा रही है, यह भी एक चुनौती के रूप में हमारे सामने मौजूद है। और रशिया यूक्रेन जब वार होता है, रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद में यह चीजें और अधिक देखी जा रही है ना, रूस चाइना पाकिस्तान की एक धुरी बन रही है, तो यह भारत के लिए एक चुनौती है, इसको भी देखना है। जियो पॉलिटिकल एंगल भी समझने की कोशिश किया करिए, सबसे पहले चुनौती वहीं पर बताया करिए। फिर कुछ अनसुलझे मुद्दे हैं हमारे बीच, कैसे, जो भारत और अमेरिका के बीच, चाहे भारत जापान के बीच, है ना, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच, इनके बीच कुछ अनसुलझे मुद्दे हैं, ये सदैव बने हुए हैं अभी। कौन कौन से, एक डाटा फ्री फ्लो को लेकर है, डाटा लोकलाइजेशन की बात करता है भारत, और बाकी अमेरिका जापान क्या करते हैं, डाटा फ्री फ्लो की बात करते हैं ये, है ना, पीछे बताया था आपको। क्लाइमेट चेंज को लेकर कोई पॉलिसी नहीं है,
है ना, इसकी नीति पर सदैव असहमति दर्ज की जाती है इन राष्ट्रों के द्वारा, विकसित राष्ट्रों के द्वारा। अब देखो ये हो गई चुनौती, पहली चुनौती आपने बता दी रशिया चाइना वाले एंगल पर, दूसरी आपने जो इनके बीच में चुनौतियां मौजूद हैं द्विपक्षीय संबंधों के मध्य वो बताइए आपने। फिर आकुस को लेकर के आप बताओगे कि भाई जब ऑस्ट्रेलिया हमारा शामिल था पहले ही अमेरिका के साथ, तो फिर आकुस की क्या प्रासंगिकता रह गई, इस पर सवाल लगातार, इसके कारण इसकी प्रासंगिकता को लेकर के देखो, उसकी प्रासंगिकता को लेकर के क्या है सवाल उठाए जा रहे हैं क्वाड पर, क्योंकि अमेरिका क्या है ना, अमेरिका किसको, आप यहां पर समझना, अमेरिका जो है ऑस्ट्रेलिया को मुख्य रूप से प्रमुख रूप से कुछ महत्वपूर्ण समझौते करके लाभ पहुंचाना चाहता था। अब क्वाड के माध्यम से पहुंचा नहीं सकता था, उसके लिए आकुश जैसे समझौता करना पड़ा। इसके मतलब बैकग्राउंड की चीजें बता रहा हूं, तो इस आधार पर आकुश की प्रासंगिकता पर सवाल उठते हैं, या इसके माध्यम से क्वाड की प्रासंगिकता पर सवाल उठते हैं। यह भी एक चुनौती के विषय के अंतर्गत ही लिखना है। फिर आपको बताना है चीन का जो ऑस्ट्रेलिया पर आर्थिक प्रभाव है। देखो ऑस्ट्रेलिया को आप जानते हो कि क्वाड में पहले सदस्य वह रहा, फिर उसने छोड़ दिया, सदस्यता नहीं ली शुरुआत में, दोबारा फिर उसने उस पर दबाव बना सदस्यता ग्रहण कर ली। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यह है कि वह बहुत अधिक मात्रा में आर्थिक रूप से निर्भर है किस पर, ऑस्ट्रेलिया पर, उस चाइना पर। कौन, ऑस्ट्रेलिया। इस कारण से यह भी एक चुनौती के रूप में देखा जाता है। फिर अमेरिका वाले एंगल पर लिखो, एक एक राष्ट्र को पकड़कर भी आप चुनौती लिख सकते हो। जैसे अमेरिका के एंगल पर लिखोगे उसकी जो नीतियां रहती हैं ज्यादातर यथार्थवादी रणनीति रहती हैं। इसके बारे में किसिंगर का स्टेटमेंट है फेमस कि अमेरिका का ना तो कोई परमानेंट मित्र है ना ही उसका कोई परमानेंट शत्रु है। इस आधार पर ही ये सारी चुनौतियां मौजूद है किसके सामने, क्वाड के सामने, है ना। तो इन एंगल्स पर ही सोचने की कोशिश किया करो जब भी आप, कैसे, क्वाड पर जब आप सोचोगे तो हम देखेंगे कि यार अमेरिका के साथ हम संबंध बेहतर कर रहे हैं, तो अब रशिया और चाइना यहाँ पर है ना, इनकी नजदीकियां बढ़ सकती हैं, और जो हमारे इनके बीच संबंध पहले से ही कुछ ऐसे हैं मुद्दे हैं जो अनसुलझे हुए हैं उनको हम बताएंगे। फिर हम बताएंगे कि चाइना के एंगल पर सोचेंगे, ऑस्ट्रेलिया के एंगल पर सोचो, फिर अमेरिका के एंगल पर सोचो, एक एक एंगल उठाकर सोचो, सारी चुनौतियां स्पष्ट हो जाएंगी क्वाड पर जब भी आपको लिखना है। अगला देखिए जो टॉपिक है वह है यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसकी स्थायी सदस्यता को लेकर लगातार भारत मांग करता है। केवल भारत ही नहीं, भारत के साथ 3 सदस्य और करते हैं जिनको G4 कंट्री के रूप में जाना जाता है। यह बहुत बेसिक समझ है जिसको आपको जानकारी होनी चाहिए। पहले तो आपको जानकारी यही होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 10 आपके अस्थायी सदस्य होते हैं। देखो यह आपको फिगर के माध्यम से क्लियर रूप से बताया गया है। 5 स्थायी आपके चाइना, फ्रांस, है ना, रशिया और यूके और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये आपके 5 कौन से हैं, स्थायी सदस्य हैं। और यह 10 आपके अस्थायी सदस्य रहते हैं जो 2 वर्ष के लिए रहते हैं। इसमें जो आपका वर्तमान समय में भारत भी है आपका जो अस्थायी सदस्य है ना, और भारत अस्थायी सदस्य है इसलिए यह अपनी दावेदारी को और मजबूत कर सकता है। इस कारण से संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को लेकर लगातार मांग उठाई जा रही है भारत के द्वारा। यह हो गया आपका बैकग्राउंड। फिर आपको बताना है कि अब बताओ, अच्छा मांग हो रही है तो पूछा जाएगा क्या मांग जायज है, तो आप बताना है सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि सुधार क्यों होना चाहिए। सुधार इसलिए होना चाहिए कि सदस्य क्या है, जब से शुरुआती स्तर से जब इसका गठन हुआ था संयुक्त राष्ट्र का, वहां पर से स्थायी सदस्यता दी गई थी, तब से कोई यह आउटडेटेड हो चुकी है ना, इसमें रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। दूसरा आपको बताना है कि लगातार क्या होता है इन स्थायी सदस्यों के द्वारा वीटो का दुरुपयोग किया जाता है। उसका एग्जाम्पल कैसे देना है, एग्जाम्पल आपको देना है कि लश्कर ए तैयबा को जब आतंकी संगठन के रूप में घोषित किया गया तो वहां पर क्या है मांग हुई, वहां पर चाइना के द्वारा लगातार वीटो का प्रयोग कर दिया जाता है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दीजिए जिसके कारण इसकी भूमिका को बताना है किस तरीके से महत्वपूर्ण हो जाता है इसको अपडेट करना, है ना, इनके स्थायी सदस्यता को बढ़ाना। फिर उभरती हुई महाशक्तियों का प्रतिनिधित्व इसमें नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर भारत, है ना, वियतनाम, ये राष्ट्र क्या है, ये राष्ट्र लगातार एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में जाने जा रहे हैं, लेकिन क्या इनका प्रतिनिधित्व है, नहीं है। तो इनको बढ़ाने के लिए क्या है, इनको स्थायी सदस्यता देने की जरूरत है, बिल्कुल है। तो इसलिए हमको बताना है कि क्यों जरूरी है इसमें स्थायी सदस्यता देना भारत को। फिर बताना है कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व भी बहुत असमान है, केवल 5 राष्ट्रों को आपने स्थायी सदस्यता दी हुई है, तो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के स्तर पर देखा जाए बहुत असमान प्रतिनिधित्व दिखाई देता है। इस कारण भी आप बताएंगे कि इस कारण भी आप बताना है कि हाँ इसमें जरूरी हो जाता है इनको स्थायी सदस्यता देना। तो यह कुछ आपको कारण पता होने चाहिए। फिर आप बताएंगे कि भारत के लिए अवसर कैसे है। भारत के लिए अवसर इससे है कि देखो पहली बात तो यह है कि 2 साल के लिए भी अस्थायी सदस्यता मिली हुई है, इसलिए लगातार यहाँ पर अपनी मांग कर सकता है और अपनी दावेदारी ठोक सकता है। अब दावेदारी किस स्तर पर ठोकेगा, कैसे, किन मुद्दों पर, पहला वह जाएगा आतंकवाद के मुद्दे पर। देखो आतंकवाद पर लगातार हम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाते हैं अपने यहाँ पर, है, और इस आधार पर हम बता सकते हैं कि FATF आदि के माध्यम से एग्जाम्पल्स इनका देते हुए लगातार हम मांग करते रहते हैं कि कुछ राष्ट्र जो आतंकवाद से अत्यधिक प्रभावित हैं या पोषक होते हैं आतंकवाद के, उन्हें FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करना चाहिए, है ना, और उनको ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए। एक तो यह मुद्दा लेकर हम जा सकते हैं। दूसरा मुद्दा हम क्लाइमेट चेंज को लेकर जा सकते हैं। क्लाइमेट चेंज पर लगातार भारत आप देख रहे हो काफी बेहतर कार्य कर रहा है। क्लाइमेट चेंज प्रदर्शन सूचकांक आपको बताया गया था, वहां पर भारत टॉप 10 में शामिल होने वाला एकमात्र G20 का राष्ट्र है। तो इस तरीके की जब दावेदारी ठोकोगे आप तो वहां पर आपको स्थायी सदस्यता के लिए आपकी दावेदारी मजबूत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो एक तो यह बताओगे। तीसरा आप बताओगे चाइना को अगर संतुलित करना है ना, उसके लिए भी आपको जाना यहाँ पर बहुत जरूरी है ना। एशियाई अगर पॉलिटिक्स में चाइना को आपको संतुलित करना है,
तो यूएनएससी का आपको स्थायी सदस्य होना बहुत जरूरी है। फिर आप बताओगे यूएन पीस कीपिंग मिशन को लेकर के। यूएन पीस कीपिंग मिशन को लेकर के जो भी फोर्स जाती है उसमें हम दूसरे सबसे बड़े प्रोवाइडर को, लार्जेस्ट प्रोवाइडर के रूप में सैनिकों के जो सैनिक प्रोवाइड किए जाते हैं ना इस मिशन के लिए, उसमें हम दूसरे सबसे बड़े लार्जेस्ट प्रोवाइडर के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि भारत कितना महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो ये सब कुछ आपको जब भी कोई पूछे कि भाई क्यों देनी चाहिए भारत को स्थायी सदस्यता, तो ये सारे आपको बातें बतानी है। इन इन आधार पर ही आप बता सकते हो कि भारत अगर यह आप पॉइंट्स रखता है और रखे भी जाते हैं, है ना, इसी आधार पर लगातार मांग की जाती है कि हमें अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता देनी चाहिए, और बहुत सारे राष्ट्र हैं जो इसका सही समर्थन भी करते हैं। चलो ये तो हो गया यहाँ पर समझना कि किस आधार पर यह मांग की जाती है भारत के द्वारा। फिर यूएनएससी में भारत का योगदान क्या है, योगदान समझना है तो एसडीजी को लेकर या यूएनएफसीसी को लेकर के इसमें सक्रिय भागीदारी है भारत की। और दूसरा क्या है, तालिबान और लीबिया के प्रतिबंधों को लेकर के जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जो भी फ्रेमवर्क आया था उसका लगातार भारत के द्वारा क्या किया गया था, समर्थन किया गया था। और नस्लवाद का मुद्दा उठाने वाला पहला देश कौन था आपका, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के भीतर ही नस्लवाद का मुद्दा उठाने वाला पहला देश जो आपका रहता है वो भारत ही रहता है ना। और यूनिसेफ और यूनेप जानते हो ना इनके बारे में, चाइल्ड एजुकेशन के लिए जो कार्य करता है, दूसरा आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के लिए कार्य करता है, इसमें योगदान देने वाला भारत एक बड़ा राष्ट्र है ना, स्थापना राष्ट्र के रूप में रहा है भारत। फिर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर जो अभिशमय का प्रस्तावक रहा है वह भी भारत रहा है। देखो आप जानते हो ना, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर जो अभिशमय आया है उसके भी प्रस्तावक के रूप में जाना गया, उसका प्रस्ताव लेकर कौन आया, भारत लेकर आया। यह कुछ योगदान देखा जा सकता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रूप में भारत का। अब जब कुछ योगदान करोगे तुम किसी संस्थान में, जब तक तुम्हारा कोई योगदान ही नहीं होगा तब तक तुम कैसे मांग कर सकते हो कि यार हमें स्थायी सदस्यता चाहिए उसकी। तो यह कुछ योगदान के स्तर पर बताना है इसमें, फिर दावेदारी बतानी किस आधार पर भारत की मजबूत हो जाती है, और फिर आपको बताना है कि कुछ चुनौतियां अभी भी हैं। कैसे, जो प्रस्ताव लेकर आए ना उस पर कोई आम सहमति बनी नहीं पाई, उसका रीजन क्या था, उसका रीजन यही था भारत एक अस्थायी सदस्य है। यही प्रस्ताव यदि कोई स्थायी सदस्य लेकर आता है तो उसकी दावेदारी थोड़ी मजबूत हो जाती है। और चाइना का प्रभुत्व देखो यार, स्थायी सदस्य के रूप में वहां पहले से बैठा हुआ चाइना तो एक चुनौती हो जाती है भारत के लिए, चाइना की भी, है ना। इस कारण भी चाइना सदैव विरोध करता रहता है। और कोविड के बाद क्या हुआ, विश्व व्यवस्था में पूरी तरीके से बदलाव आ गया है। पूरी जो वैश्विक व्यवस्था है वो दो ध्रुवों में बट गई है, पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है, विश्व व्यवस्था है, वो दो ध्रुवों में बट गई है। कौन कौन सी, एक चाइना एक अमेरिका। तो यह बदलाव भी एक तरीके से भारत के लिए एक नकारात्मक स्थिति पैदा करता है। अगला क्या है, क्षेत्रीय प्रतिद्वंदता। कैसे, जो G4 आपके राष्ट्र आपको बताएगा ना शुरू में, कौन से G4, भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील, ये राष्ट्र लगातार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं। अब क्षेत्रीय प्रतिद्वंदिता का भी इनको सामना करना पड़ रहा है। कैसे, इनके जो पड़ोसी है ना, पड़ोसी क्षेत्र के राष्ट्र हैं, उनके द्वारा ही विरोध किया जा रहा है लगातार इनकी स्थायी सदस्यता का। एग्जाम्पल के तौर पर भारत का पाकिस्तान के द्वारा, जापान का विरोध किसके द्वारा देखने को मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा देखने को मिल रहा है ना। और जर्मनी का विरोध इटली के द्वारा या स्पेन के द्वारा देखने को मिल रहा है, और ब्राजील का अर्जेंटीना के द्वारा, है ना। यह राष्ट्र क्या कर रहे हैं, यह राष्ट्र लगातार विरोध कर रहे हैं इसका। अगर इन राष्ट्रों को स्थायी सदस्यता दी जाती है तो फिर यहाँ पर भी मांग उठेगी, है ना। इसी कारण से इन राष्ट्रों के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर स्थायी सदस्यता को लेकर कोई भी सवाल आएगा तो आप बहुत बेहतरीन स्थिति में हो गए होंगे लिखने के लिए, जितने भी पॉइंट्स आपको यहाँ पर क्लियर ढंग से बता दिए गए हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो मुद्दा है बहुत चर्चा का विषय रहता है प्रवासी भारत का। देखो प्रवासी भारत पर जब भी आपको लिखना है तो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट लिखना है, जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था। क्या ये बताया था कि प्रवासी भारतीय जो हैं, भारतीय नागरिक जो विदेशी धरती पर रह रहे हैं, वो भारतीयों के लिए क्या है, ब्रांड एम्बेसडर का काम करते हैं, है ना। तो इस तरीके का स्टेटमेंट जो प्रधानमंत्री को द्वारा दिया गया उसको शामिल करते हुए, उसको स्टार्ट करते हुए अपना इंट्रो बनाइए बढ़िया। फिर आप बताइए जो प्रवासी भारतीयों पर लेकर रिपोर्ट आती है, एक आपकी प्रेषण संबंधी जो रिपोर्ट आती है वह बता सकते हो, या आप इंडियन इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट जो आई उसको बता सकते हो। इस आधार पर बताया गया जो सर्वाधिक आपके प्रवासी हैं वो कहां पर स्थित हैं। सर्वाधिक प्रवासियों की संख्या के आधार पर देखा जाए तो यूएई में है, और उसके बाद आपके यूएसए में स्थित है ना। लेकिन अगर प्रेषण के स्तर पर देखा जाए, सर्वाधिक प्रेषण हमें कहां से प्राप्त होता है, तो वह आपका यूएसए से प्राप्त होता है। इसका रीजन भी आपको पता है क्या है, यूएई में आपके अनस्किल्ड ज्यादातर, आपके जो लेबर है वो ज्यादातर अनस्किल्ड है, और जो यूएसए वगैरह में है आपके स्किल्ड है, यानी कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में ज्यादातर, सॉफ्टवेयर जो उद्योग है ना वहां पर ज्यादातर लगे हुए लोग हैं आपके भारतीय जो यहाँ से गए हुए हैं। अब जो उनकी इनकम होगी वो होगी 30,000 रुपए महीने, और जो यूएसए में है उनकी होगी 5 लाख रुपए। तो ज्यादा प्रेषण की प्राप्ति कहाँ से होगी, यूएसए से होगी। तो इस आधार पर आप बता सकते हो, पहले तो आपको यह क्लियर हो गया कि प्रवासी भारतीयों को लेकर शुरुआती मुद्दे जो फैक्ट्स वगैरह हैं वो क्लियर हो गए आपके। फिर देखो महत्व, यहाँ पर अगला जो आपका मेंस का शुरू होता है आंसर, अब यहाँ से शुरू होता है कि आखिर इसका महत्व क्या है भारत के लिए। एक तो आर्थिक दृष्टि से किस हिसाब से महत्वपूर्ण होगा, जब देखो प्रेषण के रूप में पैसा आएगा तो एक तो चालू खाता संतुलित किया जा सकता है ना। और जो प्रचंड बेरोजगारी मौजूद है हमारे यहाँ पर, एक बड़ी जनसंख्या है, बड़ी जनसंख्या को क्या है, पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर जब धन की प्राप्ति होगी, है ना, आर्थिक रूप से जब पैसे की प्राप्ति होगी प्रेषण के रूप में, तो यहाँ पर प्रचंड बेरोजगारी को भी कम किया जा सकता है ना। और अकुशल श्रमिकों का भी प्रवास होगा
अकुशल श्रमिकों का जब प्रवास होगा, उसके माध्यम से क्या होगा, जो हमारे यहाँ समस्या बनी हुई है अकुशल श्रमिकों की, जो वर्क कल्चर यहाँ पर खराब है ना, उनका जो जीवन स्तर खराब है, इसको भी साधा जा सकता है। तो यह आर्थिक रूप से महत्व रखता है हमारे लिए प्रवासी भारतीयों के कारण, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा है डायस्पोरा डिप्लोमेसी। देखो डायस्पोरा डिप्लोमेसी को अगर बताना है, इसको एग्जाम्पल के तौर पर आप बता सकते हो कि भारत और अमेरिका के बीच जो परमाणु समझौते हुए ना, वहां इन प्रवासियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई है ना। भारत जो है जब अमेरिका का स्ट्रेटेजिक ट्रेड पार्टनर बनता है, उसमें प्रवासियों ने अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यह डायस्पोरा डिप्लोमेसी भी काम करती है, इस आधार पर ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं प्रवासी हमारे लिए। तीसरा आप बता सकते हो उद्यमिता के स्तर पर। उद्यमिता के स्तर पर कैसे महत्वपूर्ण है, देखो निवेश बढ़ता है यहाँ पर, हमारे यहाँ पर एफडीआई के बाद अगर दूसरे रूप में सबसे ज्यादा निवेश प्राप्त होती है, तो कैसे प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है आपको किस रूप में, प्रेषण के रूप में प्राप्त होता है। तो इन राष्ट्रों से व्यापार भी बढ़ता है। इस कारण देखते हो आप, अमेरिका जैसे राष्ट्रों से हमारी व्यापार अधिशेष की स्थिति बनी हुई है ना। सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो आपके योगा आयुर्वेद, इनको अगर इनका व्यापक रूप से विस्तार करना है, तो योगा और आयुर्वेद जैसे विस्तार में हमारे जो प्रवासी वहां पर मौजूद है ना, वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्व रखते हैं। और देखो केवल ऐसा नहीं है कि जहां से प्रवासी आपके जाते हैं ना, उन्हीं राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण होता है। मान लीजिए भारत से प्रवासी पहुंचा अमेरिका, और अमेरिका का जो सिलिकॉन वैली है ना, यहाँ का यदि विकास हुआ है तो किस कारण से हुआ है, प्रवासी भारतीयों की मौजूदगी के कारण ही हुआ है। तो जो गंतव्य देश होता है ना, उनके विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये सारे हमने एंगल बता दिए महत्व के स्तर पर। अब चुनौतियां आपको बतानी होंगी, तो कैसे बतानी है, हमारे प्रवासी जहां जहां पर मौजूद है ना, उन क्षेत्रों में जो जो चुनौतियां हैं, जैसे पश्चिम एशिया का क्षेत्र है, जो यहाँ पर आपके प्रवासी मौजूद है ना, अनस्किल्ड लेबर जितना है। अब यहाँ पर जो है तेल की कीमतें जब कम होंगी, तो इससे क्या होगा, वहां के लोगों की नौकरियां जाएंगी। यह एक बड़ा, और सिया सुन्नी जब विवाद बढ़ेगा, तो उस आधार पर भी यहाँ पर चुनौती के रूप में देखा जाता है, प्रवासियों के लिए समस्या पैदा हो सकती है। तीसरा, एक पश्चिम एशिया के क्षेत्रों में निताकत कानून दिखाई देता है। निताकत कानून क्या है, निताकत कानून में वहां के क्षेत्रों के लोग जो हैं लोकल जॉब्स को प्रायोरिटी देते हैं। अब लोकल जॉब्स को जब प्रायोरिटी दी जाएगी, तो हमारे यहाँ के जो प्रवासी हैं, यहाँ का नागरिक है, वह बेरोजगार हो जाएगा। तो पश्चिम एशिया में यह बतानी है चुनौती। यूएसए और यूके या कनाडा, इन राष्ट्रों में एक तो संरक्षणवाद की नीति है ना, अमेरिका फर्स्ट H1B वीजा को लेकर जो विवाद आया था, उसे आपको बता देना है। और ब्रेक्सिट के बाद में वीजा में परिवर्तन भी किया गया है ना। तो यह कुछ हैं चीजें जो यूएसए और कनाडा के क्षेत्र में प्रवासियों के लिए समस्या पैदा कर सकती हैं। कोविड के बाद आप जानते हो कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाई, तो सप्लाई चेन जब वैश्विक स्तर पर बाधित हुई, तो यहाँ की जो प्रवासियों की कंडीशन थी वो काफी बदतर हो गई थी, है ना। उनकी सोशल सिक्योरिटी को लेकर कई समस्याएं आ गई थी। फिर फिर बताना है रशिया यूक्रेन वार को लेकर के। रशिया यूक्रेन वार को लेकर के गृह युद्ध या सैनिक शासन आदि, ये भी चुनौतियां रही किसके लिए, हमारे जो राष्ट्र से बाहर मौजूद है नागरिक प्रवासी भारतीय, इनके लिए। और एक देखो स्किल्ड लेबर के बेस पर जब सॉफ्टवेयर उद्योगों से संबंधित जो प्रवासियों का यहाँ से प्रवसन होता है, भारत से प्रवसन होता है, उसमें ब्रेन ड्रेन की समस्या भी देखी जाती है। यह भी आपको बताना है ना, कुशल मानव का प्रवसन हो जाता है बाहर अमेरिका जैसे राष्ट्रों में, किसके, आय के कारण, है ना, अधिक आय के कारण। तो ये सारी समस्याएं हैं, हमारे सामने चुनौतियां हैं मौजूद हैं, और इनके समाधान पर ही हमें वे फॉरवर्ड सदैव बताना चाहिए। अब अगर आप वे फॉरवर्ड के स्तर पर जाएंगे, तो सरकार के उपाय बताइए, किस आधार पर सरकार कुछ उपाय कर रही है इनके लिए, नहीं कर रही है। देखो एक तो प्रवासी भारतीयों के लिए एक मंत्रालय की स्थापना की गई सरकार के द्वारा, ठीक है, पहला आपने बताया। दूसरा, लगातार क्या होता है, इन प्रवासी भारतीयों को आप जानते हैं 9 जनवरी को क्या है आपका प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है ना। यहाँ पर सारे प्रवासी जो भारतीय होते हैं, ये इनके माध्यम से कनेक्ट किया जाता है भारत को, है ना। और भारत के हित को यहाँ पर साधने की कोशिश की जाती है प्रवासियों के माध्यम से, है ना। और किस तरीके से महत्व रखते हैं प्रवासी, यह भी आपको पीछे क्लियर कर दिया गया है कि प्रवासी किस किस आधार पर अपने हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर कोड भी कर सकते हैं, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के आधार पर यह प्रवासी भारतीय दिवस आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है ना। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, उसी को एक तरीके से उसी दिन से हम मनाते हैं क्या, प्रवासी भारतीय दिवस। और एक और कार्यक्रम, कोई कार्यक्रम वगैरह का सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, तो वहां बताना है आपको भारत को जानो कार्यक्रम। यह भारत को जानो कार्यक्रम जो है, इसमें 18 से 30 वर्ष के भारतीय मूल युवाओं को शामिल किया जाता है ना। तो इस आधार पर भी हम बता सकते हैं कि प्रवासियों के लिए कुछ भारत सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी को लेकर क्या है, जिन राष्ट्रों में हमारे प्रवासी मौजूद है ना, वहां पर हम सोशल सिक्योरिटी को लेकर उनके साथ समझौता कर सकते हैं। और इसके माध्यम से क्या है, इसके माध्यम से हम जब सामाजिक सुरक्षा इनकी बेहतर कर सकेंगे, तो प्रवासियों की स्थिति भी बेहतर होगी। तो यह कुछ प्रयास हैं जो सरकार के द्वारा किए जाते हैं। आपको देखिए मैप बनाने का मौका मिले, तो आप भारत यहाँ पर बनाइए, फिर यहाँ पर आप एरो देकर बता दीजिएगा यहाँ अनस्किल्ड वर्कर हैं, और फिर आपको यहाँ पर अमेरिका के बारे में बताना है, और साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्री है यहाँ पर बताना है, और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आपको बता देना है स्किल्ड लेबर है ना। तो एरो देकर के आप वर्ल्ड का मैप बनाते हुए इस तरीके से आप प्रवासी भारतीयों की स्थिति दिखा सकते हैं, अगर आपको वहाँ पर टाइम मिलता है तो। चलो यह हो जाएगा आपका प्रवासी भारतीय वाला कंप्लीट। अब देखो लास्ट जो आपका बचता है वह है संघाई कॉर्पोरेशन।
संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन लास्ट देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो यूपीएससी में आपके सेकंड पेपर में यह देखिए पूछा भी गया है और यूपी पीसीएस में भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए अच्छे से तैयार करके जाइएगा। क्यों? क्योंकि इस बार भारत के पास अध्यक्षता है किसकी? संघाई सहयोग संगठन की। तो इंट्रो आपको इसी तरीके से बनाना है कि भारत इस बार अध्यक्षता कर रहा है, साथ ही साथ वाराणसी को एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। यह इंट्रो आपके पास होना चाहिए, यह एक बढ़िया इंट्रो माना जाएगा जब भी आप शुरू करिएगा एससीओ संबंधित कोई भी प्रश्न। तो 25 से 30 प्रश्न आप शब्द आपके यहाँ से कंप्लीट होंगे। फिर आपको बताना है कि भारत के लिए महत्व किस तरीके से रखता है ये आपका एससीओ। आप देखो एससीओ के बारे में अगर आपको महत्व इसका समझना है तो एससीओ के सदस्य आपको पता होने चाहिए, है ना। एससीओ के मेंबर आपके कौन है? ये देखो दिए गए हैं। ये आपका भारत हो गया और ये रूस चाइना वाला हो गया, बड़ा एरिया कवर करता है। और ये मध्य एशिया के जितने राष्ट्र हैं ये सारे हो गए। और अभी नवा आपका सदस्य कौन बना है इस बार का? ईरान बना है ना। ये आपको पता रखना चाहिए। अब देखो इस आधार पर ही जब आप लिखने की कोशिश करोगे तो इसके महत्व को आप बता सकते हो, या चुनौतियों पर प्रश्न आएगा तो भी बता सकते हो। एक एक राष्ट्र को आपको बताना है जब। तो देखो सबसे पहले आपको बताना है कि भारत के लिए महत्व कैसे है। देखो यहाँ पर मध्य एशिया के क्षेत्र भी जो है इसके सदस्य हैं। तो सबसे पहले आप बताएंगे कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी जो है इसको लागू किया जा सकता है इसके माध्यम से, और क्षेत्रीय आतंकवाद को नियंत्रित किया जा सकता है। भारत के साथ पाकिस्तान को लेकर, अफगानिस्तान को लेकर एक बड़ी समस्या के रूप में आतंकवाद को देखा जाता है। तो अब क्षेत्रीय आतंकवाद जो आपके रैट्स है ना, इसको इसके माध्यम से क्या है, आतंकवाद को नियंत्रित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो यह दो तरीके से महत्वपूर्ण हो गया। एक सेंट्रल एशिया बेस पे देख लिया, एक आतंकवाद की समस्या को देख लिया। फिर तीसरा अफगानिस्तान का मुद्दा जो है इसको लेकर जो हमारी विदेशी नीति है या हमारी विदेश नीति, हमारी पॉलिसी है आगे, वह साधी जा सकती है इसके माध्यम से। और चाइना है ना, एक एक क्षेत्र उठाना है आपको। सेंट्रल एशिया उठाया पहले हमने, फिर देखा वहां पर आतंकवाद का मुद्दा उठाया पाकिस्तान के क्षेत्र में। तीसरा हमने अफगानिस्तान का क्षेत्र उठाया, वहां पर विदेशी नीति अपनी साधी जा सकती है। चौथा हमने देखो चाइना का एंगल उठाया। चाइना की आक्रामकता और पाकिस्तान के आतंक के समर्थन वाली नीतियों को उजागर करने के लिए एक बढ़िया मंच हो सकता है भारत के लिए। ये हमने डायमेंशन सारे जियो पॉलिटिकल बेस पे उठा लिए। फिर हमने सांस्कृतिक पहलू के आधार पर देखा तो चिकित्सा पद्धति और भारतीय फिल्मों की यहाँ पर बहुत अधिक एक तरीके से लोकप्रियता है। तो है इस आधार पर भी यहाँ पर हम अपने संबंध साध सकते हैं इस मंच के माध्यम से। आर्थिक सहयोगी कैसे? देखो लौह अयस्क हो गया, खनिज तेल हो गया, ऊर्जा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण सहयोगी की भूमिका में आ सकते हैं ये राष्ट्र जितने भी हैं भारत के लिए। ऊर्जा सहयोगी देखो हमने पीछे देख लिया, एक तापी परियोजना है, यूरेनियम भंडार पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं कजाकिस्तान ताजिकिस्तान के क्षेत्रों में। तो ये सारी चीजें आप बता देंगे कि किस तरीके से हमारे लिए क्या हो जाता है, यह संघाई सहयोग संगठन जो है आपका महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। अब चुनौती क्या क्या है? चुनौती में देखो, चुनौती में आपको कुछ नहीं सोचना है, सीधा सोचना है। पहला चाइना एंगल, दूसरा पाकिस्तान एंगल, तीसरा अफगानिस्तान एंगल। इन तीनों के स्तर पर ही चुनौती दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही? चीन का प्रभुत्व बढ़ रहा है, पाक के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध बहुत खराब हैं, और अफगानिस्तान पर भारत की विदेश नीति अस्पष्ट है। तीनों हम पीछे पड़ चुके हैं और तीनों आप बहुत आसानी से बता पाओगे। और देखो रशिया यूक्रेन जो वार होता है उसके बाद चीन पाकिस्तान और रूस ध्रुवी, ये तीनों ध्रुवी के रूप में राष्ट्र सामने आ रहे हैं। यह भी एक तरीके से भारत के लिए चिंता का विषय है। और सीमा पर आतंकवाद लगातार बढ़ रहा है ना, आतंकवाद पर लेकर कोई भी स्पष्ट रणनीति अभी तक नहीं बन पाई है। अब आगे की राह जब भी बनानी है तो रणनीतिक स्वायत्ता की बात करेंगे हम। कैसे? भारत क्वाड के साथ साथ ब्रिक्स दोनों का सदस्य है, तो दोनों में संतुलन बनाते हुए भारत को आगे बढ़ना चाहिए। एक तो हम आगे की राह में यह बताएंगे। फिर कनेक्टिविटी के स्तर पर जो योजनाएं चल रही हैं, जैसे चाबहार को लेकर के, आप चाबहार जानते हो ना, ईरान में, ईरान अब नवा सदस्य बन चुका है। तो अब यहाँ पर इस मंच के माध्यम से क्या किया जा सकता है, चाबहार पर जो हम आगे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अशकाबाद समझौता है या चाबहार है, इसको बेहतर ढंग से अब लागू किया जा सकता है कि नहीं लागू किया जा सकता है। तो इस पर देखिए भारत को आगे कदम उठाना चाहिए, है ना। इनमें सुधार पर लगातार प्रयास करनी चाहिए भारत को। और इंडियन नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट ट्रांजिट कॉरिडोर है ना, इसके भी क्रियान्वयन की बात करनी चाहिए सरकार को लगातार। अब क्या है, भारत सरकार के द्वारा चाहे चाबहार बंदरगाह को लेकर हो, चाहे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ट्रांजिट कॉरिडोर की बात की जाए, जिसके माध्यम से हम रसिया से बेहतर कनेक्टिविटी को स्थापित कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोजेक्ट अगर बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने हैं ना, तो वहां पर एससीओ एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है ना। तो आगे की राह में जब भी बताना है तो एससीओ के महत्व को इस तरीके से बताते हुए आगे बढ़ना है। और फिर हम बताएंगे मध्य एशिया के क्षेत्रों में जो कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी है ना, इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। इसमें जो है हमारी भारतीय फिल्मों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। आपको यह पता होना चाहिए कि इन क्षेत्रों में जो ये राष्ट्र हैं, यहाँ पर मिथुन दा की लोकप्रियता बहुत अधिक है। तो इसको फिल्मों को क्या है ना, हम एक डिप्लोमेसी के रूप में भी हम स्थापित कर, कैसे एक यूज कर सकते हैं दोनों देशों के बीच एक बेहतर डिप्लोमेसी स्थापित की जा सकती है। कैसे? जब फिल्मों में देखो, फिल्मों को लेकर जब लोकप्रियता रहेगी तो लोगों में क्या होगी, कोई भी अगर मान लीजिए परियोजना है, कोई भी प्रोजेक्ट है अगर लाया जाता है, वहां पर यदि इन फिल्म कलाकारों का प्रयोग किया जाता है ना, तो वह बेहतर ढंग से क्रियान्वित हो सकती है, लोगों के बीच मान्यता अधिक रहेगी इसको लेकर के। तो ऐसे प्रयोग किया जाता है जब भी आप फिल्मों के माध्यम से इंडिया और मध्य एशिया के बीच में जो संबंधों को स्थापित करने की कोशिश करेंगे। फिर आप बताएंगे समरकंद जो घोषणा है ना, इसके माध्यम से जो वार्तालाप पर बल देने की बात की गई थी, एकीकरण संबंधों को स्थापित करने की बात की गई थी। तो समरकंद घोषणा में जो बातें बताई गई थी ना, उनको अनुपालित करने की आवश्यकता है। आगे की राह में इसी तरीके की बातें बताई जाती हैं।
है ना, सकारात्मक बातें बताते हुए आपको अपने आंसर को खत्म करना है जब भी संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन पर लिखेंगे। अब देखो जब भी आया होगा लिखने के लिए तो इसी एंगल पर लिखा होगा आपने कि किस आधार पर हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, महत्व है हमारे लिए रखते हैं, और कौन कौन सी चुनौतियां हमारे सामने एसईओ की समझ मौजूद हैं, और आगे की राह में हमें क्या कदम उठाने चाहिए ताकि इसकी सार्थकता को स्थापित किया जा सके। ऐसे शब्द आपको शामिल करने चाहिए अपनी अपनी डिक्शनरी में। ये चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आपको लिखना ही लिखना है, और जब तक भारी भारी शब्द नहीं रहेंगे ना आपके आंसर में, तब तक आपका आंसर भी सतही रहेगा। और सारे डायमेंशंस पर अगर आंसर आप नहीं खोलोगे तब भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो कुछ आपके दो आपके जो बायलैटरल रिलेशन है वो आपके रह गए थे पीछे, वो यहाँ पर कवर कराए दिए जा रहे हैं। एक भारत फ्रांस को लेकर के आप देखिए तैयार कर लीजिएगा, दूसरा भारत मिस्र को लेकर के। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? देखो भारत और फ्रांस को लेकर अभी 50-25 वर्ष जो है इनके रणनीतिक साझेदारी के रूप में पूरे हुए हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको बस तैयार यह रखना है कि सहयोग के कौन कौन से क्षेत्र हैं। देखो रक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले आपको यह फैक्चुअल कुछ चीजें होती हैं जो याद होनी चाहिए। वरुण जो सैन्य अभ्यास है आपका, या गरुण सैन्य अभ्यास है, या शक्ति सैन्य अभ्यास है, 3 सैन्य अभ्यास किए जाते हैं। और प्रीलिम्स के टाइम पे आपने पढ़ा होगा P-75 जो स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बियां हैं, इनका निर्माण किसकी मदद से किया जा रहा है? फ्रांस की मदद से। और राफेल आपका विमान है, इस पर तो चर्चा बहुत अधिक हुई है। तो यह रक्षा के क्षेत्र में सहयोगी रहा है भारत के लिए कौन? फ्रांस। हाँ, या दोनों एक दूसरे के सहयोगी रूप में सैन्य अभ्यास जितने करते हैं वहां पर दोनों एक दूसरे के साथ सहयोगी की भूमिका में रक्षा के क्षेत्र में नजर आते हैं। चलो पहला डायमेंशन ये लिखा हमने भारत और फ्रांस के संदर्भ में। आर्थिक क्षेत्र में हम बताएंगे कि व्यापारिक सहयोगी रहा है भारत भारत के साथ फ्रांस, है ना। लेकिन यह भी बताना है आर्थिक क्षेत्र में अभी यूपीआई आधारित जो सेवा की शुरुआत हुई है दोनों के मध्य, भारत और फ्रांस के मध्य क्या है, अब यूपीआई आधारित सेवा की शुरुआत हुई है ना। इस आधार पर भी ट्रांजैक्शन किया जा सकेगा यूपीआई के आधार पर। तो यह आर्थिक दृष्टि से बताना है भारत और फ्रांस के संदर्भ में। सामरिक दृष्टि से जब आपको बताना है तो आपको यह बताना है कि आकुश को देखो संतुलित किया जा सकता है। आकुश के पीछे चिंताएं क्या थी, यह भी बताई गई पीछे। और फिर बताना है कि यूरोपीय जगत में इसके माध्यम से क्या है, प्रवेश किया जा सकता है भारत के द्वारा, है ना। और हिंद महासागर पर दोनों क्या है, एक सहयोगी राष्ट्र के रूप में नजर आते हैं। यह सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है आपके लिए। फ्रांस किस तरीके से, एक तो यूरोपीय जगत में है ना भूमिका है भारत की बढ़ेगी, और आकुश को संतुलित कर सकते हैं। तीसरा, हिंद महासागर पर सहयोगी राष्ट्र के रूप में सदैव नजर आता है। देखो फ्रांस की आपको लोकेशन नजर आ रही होगी, ये देखिए आपका फ्रांस हो गया और ये आपका भारत है। एक या हिंद महासागर वाला, एक आपका जो यूरोपीय क्षेत्र है यह, और आकुश को लेकर आपको बताया गया देखिए यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूएस, है ना। 3 जो राष्ट्र हैं इनका एक समूह है आकुश, है ना। इसको भी आपको पता होना चाहिए। अब इसको अगर संतुलित करना है तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत के साथ फ्रांस के संबंधों को बेहतर किया जा सकता है। फिर आपको अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से बताना है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से पहला तो आपको कुछ संगठन बताने हैं, जैसे इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है, यहाँ पर भारत और फ्रांस दोनों एक दूसरे की सहयोगी भूमिका में थे। इनके द्वारा ही, इनके सहयोगात्मक संबंध के बाद ही इसकी स्थापना की गई थी, है ना। ये बता देना है। फिर G20 पर दोनों राष्ट्र क्या है, दोनों G20 के भी दोनों सदस्य हैं, तो यहाँ पर भी दोनों सहयोगी भूमिका में नजर आते हैं। अगला बताना है आपको यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल में आप स्थायी सदस्यता की बात कर रहे हो ना, भारत की सदस्यता का, स्थायी सदस्यता को लेकर के फ्रांस के द्वारा सदैव समर्थन किया जाता है। यह बताना है अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी के रूप में। प्रौद्योगिकी के स्तर पे आपको बता देना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी को लेकर के दोनों देशों के बीच समझौता हो चुका है, और भारत को यह तकनीक जो है हस्तांतरित की जाएगी किसके द्वारा, फ्रांस के द्वारा। तो यह प्रौद्योगिकी के स्तर पर। लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। क्या चुनौती है? चुनौती पहली है चाइना। चाइना एंगल आपको बताना है कि बीआरआई में शामिल हो चुका है कौन, फ्रांस। तो पहली चुनौती यह हो गई। दूसरी देखो राफेल के स्तर पर जो चुनौती आई, लगातार इतना विवाद हुआ तो राफेल डिलीवरी क्या हुई, विलंब। राफेल डिलीवरी में जो विलंब देखा गया, यह भी दोनों देशों के बीच क्या है, एक चुनौती है दोनों देशों के बीच संबंधों में। फिर द्विपक्षीय व्यापार दोनों के बीच बहुत कम होता है। उसका रीजन क्या है, दोनों के बीच कोई एफटीए जैसा कोई समझौता नहीं है, है ना। यह चुनौती के स्तर पर बताना है। और एक चुनौती देखिए वर्तमान समय में वैश्विक जो चुनौतियां हैं उसके आधार पर समझना है। क्या, रूस यूक्रेन वार। यह मैक्सिमम जगह पर आप डालने की कोशिश किया कीजिए जब भी आप भारत के, जब यूरोपीय जगत से आप कोई भी संबंध किसी भी राष्ट्र के साथ लिखिएगा। तो रूस या यूक्रेन वार क्यों एक चुनौती हो सकता है? देखो रूस यूक्रेन वार पर भारत ने स्पष्ट रूप से किसी एक राष्ट्र का समर्थन नहीं किया, तो इस कारण से फ्रांस के द्वारा लगातार असहमति व्यक्त की गई जब भारत ने खुलकर जो है क्या है, रशिया का विरोध नहीं किया। फिर मानवाधिकार मामले पर क्या है, लगातार फ्रांस के द्वारा वहां पर प्रतिक्रिया दी जाती है, तो इस कारण से भी भारत और फ्रांस के बीच संबंधों में खटास देखी जाती है। यह कुछ चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों को अगर मतलब कि सुधारना है तो आगे की राह ही बताते हुए क्या है, वहां पर P2P रिलेशन, ये बातें जो बताई जा रही है बहुत कॉमन बातें बताई जा रही हैं, जिनको आप शामिल किया कीजिए। जैसे P2P रिलेशन है, एफटीए नहीं है तो एफटीए के लिए प्रयास करना चाहिए। और राजनीतिक संवाद वार्षिक स्तर पर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि संवाद से ही क्या होता है, विवाद का निस्तारण होता है। इस तरीके के आपको कंक्लूजन में लाइनें लिखनी है और तभी आप अपने आंसर का कंक्लूजन जो है बेहतर कर सकते हैं।
चलिए अब लास्ट जो आपका बचता है वह है भारत और मिस्र के संबंधों को लेकर। क्यों हमें पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है मिस्र को लेकर आखिर एकाएक? मिस्र को लेकर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मिस्र में अभी प्रधानमंत्री को हमारे ऑर्डर ऑफ द नील अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो इसलिए भारत और मिस्र के बीच संबंधों को थोड़ा सा जब समझ लेना चाहिए यदि प्रश्न बना दिया जाता है ना। अब भारत और मिस्र के बारे में लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन आप इसी के माध्यम से शुरू कर सकते हैं ना, ऑर्डर ऑफ नील सम्मान जो सम्मानित किया गया, इस तरीके का इंट्रो बनाइए। फिर आप बताइए कि मिस्र महत्व कैसे रखता है हमारे लिए। एक तो भू राजनीतिक दृष्टि से मिस्र हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? देखो, भू राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जो इसकी लोकेशन समझिए पहले, मिस्र की लोकेशन जो है, यह देखिए मिस्र कहाँ पर है आपका, ये देखिए अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट में एकदम मौजूद है। और यह जो लोकेशन आपकी हो जाती है तो इसके उत्तर में आपका क्या है, अरबिक कंट्री है ना, अरबिक प्रायद्वीप है आपका, वह आपका मौजूद है। इस आधार पर देखना है आपको। फिर यहाँ पर जो स्वेज नहर है, यहाँ पर महत्व देखना है, और हिंद महासागर के क्षेत्र में के कारण इसके महत्व को समझना है। फिर आप यहाँ पर समझने की कोशिश यहाँ करना है कि किन किन बिंदुओं पर जो मिस्र है भारत के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। जियो पॉलिटिकल एंगल पर समझोगे तो पड़ोस में आपके कौन सा क्षेत्र नजर आता है, अरब क्षेत्र, तो अरब क्षेत्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाएगा। फिर उत्तर में ही इसके है यूरोपीय जगत, यूरोपीय जगत में भी एंट्री करनी है तो इससे संबंध बेहतर रखने होंगे हमें। और साउथ साउथ कॉर्पोरेशन की बात की जाती है, वहां पर भी मिस्र महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में आ सकता है। ये हो गया जियो पॉलिटिकल की दृष्टि से हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर जियो स्ट्रेटेजिक तरीके से आपको समझना है कि हमारे लिए मिस्र कैसे महत्वपूर्ण है। देखो, यूरोप, अफ्रीका और एशिया, इनके बीच का व्यापारिक केंद्र के रूप में अगर देखा जाए तो व्यापारिक केंद्र के रूप में कौन सा मौजूद है आपका राष्ट्र, मिस्र मौजूद है। यूरोप, अफ्रीका और एशिया, इनके बीच में व्यापार को अगर बेहतर करना है तो मिस्र आपका केंद्र में नजर आता है। तो मिस्र के साथ संबंध भारत के बेहतर होना बहुत जरूरी है ना। फिर आर्थिक दृष्टि से और सामरिक दृष्टि में आप ये भी डाल सकते हो, इन क्षेत्रों में क्या है आप जानते हो, हिंद महासागर के द्वारा जिबूती आदि पर क्या है, सैन्य जो अड्डा, पहला विदेशी जमीन पर पहला सैन्य अड्डा कहां पर बनाया गया है, जिबूती में बनाया गया है। तो चीन का जो बढ़ता प्रभुत्व है वह भी सामरिक जो दृष्टि से भारत के लिए खतरा हो सकता है, तो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है भारत को मिस्र के साथ संबंध अपने बेहतर करना। आर्थिक दृष्टि से जानते हैं कि लाल सागर में जो स्वेज नहर आपकी है ना, उपस्थित है ना, मौजूद है ना, उसको हम आयात निर्यात के लिए व्यापार की दृष्टि से अत्यधिक प्रयोग करते हैं, तो आर्थिक महत्व तो है ही इस क्षेत्र का। और आप एक और बता सकते हैं अभी करंट से अपडेट करते हुए कि रूस यूक्रेन जब वार हुआ तो यूक्रेन की तरफ से जब गेहूं की सप्लाई बाधित हुई तो जो मिस्र था आपका, मिस्र जो है भारत से गेहूं की खरीद करने वाला राष्ट्र बनता है ना। तो मिस्र के द्वारा कहां से खरीद की गई, भारत से। तो आर्थिक दृष्टि से इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है मिस्र हमारे लिए। रक्षा की दृष्टि से देखिए हम बताएंगे कि यहाँ क्या है, तेजस आकाश मिसाइल वगैरह की खरीदार हो सकता है कौन, आपका मिस्र हो सकता है ना। हम लगातार देख रहे हो वियतनाम को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो अपने रक्षा उपकरण है, अभी हमने छोटे स्तर पर ही सही लेकिन हमने निर्यात करना शुरू कर दिया है, और यही निर्यात हम कर सकते हैं किसे, मिस्र को। तो रक्षा की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर ऊर्जा की दृष्टि से क्या है, हमने अभी क्या है, हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्वेज नहर के क्षेत्र में स्थापित करने को लेकर के समझौता कर लिया है, तो ऊर्जा की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण हो गया हमारे लिए मिस्र का। अब मिस्र का महत्व समझ रहे हो हमारे लिए, इन एंगल पर सोचो, भू राजनीतिक, भू रणनीतिक, आर्थिक महत्व के बारे में आप सोचो, इसके रक्षा के क्षेत्र में महत्व हमने सोचा, ऊर्जा के क्षेत्र में महत्व समझा। लेकिन कुछ चुनौतियां हैं क्या, मिस्र खुद एक आर्थिक संकट से जूझ रहा है, खरीदेगा क्या खुद अपने यहाँ, जब आर्थिक संकट की स्थिति इसके यहाँ बनी हुई है, मुद्रा स्फीति जो है अपने चरम पर पहुंच गई है यहाँ पर, तो कैसे यह हमारे यहाँ खरीदारी करेगा, है ना। तो यह एक चुनौती है पहली। दूसरी चीन, चीन का बीआरआई का यह भी एक सदस्य है। दूसरी तो चीन है, हर जगह चीन तो हर जगह समस्या के रूप में नजर आएगा हमारे लिए। और तीसरी आप बताएंगे जो खाड़ी क्षेत्र है ना, खाड़ी क्षेत्रों की राजनीति में कभी भी स्थायित्व नहीं रहता, यह हमारे लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है ना। फिर व्यापारिक संबंध इसके साथ हमारे बहुत सीमित हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हम बता सकते हैं कि एफटीए जैसा कोई समझौता नहीं है इस टाइप का, ना सीएपीए या एफटीए, ऐसा कोई समझौता नहीं है इस राष्ट्र के साथ है, इसलिए भी हमारे साथ व्यापारिक संबंध बहुत ही सीमित है मिस्र के साथ। तो यह कुछ है चुनौतियां हमारे सामने मौजूद है, महत्व के साथ चुनौतियां बताएंगे। फिर आगे की राह अगर बतानी है तो नाम, गुटनिरपेक्षता आदि का उपयोग करके हम इसके साथ बेहतर संबंध कर सकते हैं। और जो आपका एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है ना, इसका विस्तार हम इन क्षेत्रों तक कर सकते हैं ना, यहाँ पर निवेश बढ़ाएंगे तो भारत की भूमिका यहाँ पर मजबूत होगी, भारत की दावेदारी जैसे मजबूत होगी तो संबंध बेहतर हो सकते हैं। तो इसका सहारा ले सकते हैं इस मॉडल का, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर का, है ना, जो हम अफ्रीका के क्षेत्र में देखते भी हैं, भारत के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। अब सॉफ्ट डिप्लोमेसी को तो आपको बनाना ही बनाना है जब भी आगे की राह में बताना है, और P2P आपको कम्युनिकेशन बेहतर करना चाहिए, है ना, ये तो बताना ही बताना है। और एक आपको बता देना है कि भारत अफ्रीका के संबंध को बेहतर करने के लिए जो भारत अफ्रीकी मंच होते हैं ना, कैसे अफ्रीकी यूनियन है ना, अफ्रीकी यूनियन का प्रयोग किया जा सकता है भारत और अफ्रीका के बीच संबंधों को बेहतर तरीके से साधने के लिए या सुधार करने के लिए। और G20 का जो अभी 21वां सदस्य बना है, यहाँ से कनेक्ट करना है, किसमें भारत की भूमिका को दर्शाया जा सकता है, और इस आधार पर ही अफ्रीका के जितने भी राष्ट्र हैं उनसे हम संबंधों को भी अपने बेहतर कर सकते हैं। इस तरीके का आगे की राह में बताते हुए हमें कंक्लूड करना चाहिए। और हम देखिए अब इस वीडियो के माध्यम से पूरा आपके साथ पॉलिटी और IR जितना इंपॉर्टेंट एरियाज हो सकते हैं, जहां से आपके क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं बहुत अधिक होंगी, वो सारे आपको एरियाज कवर करा दिए गए हैं, और इनको
बहुत अच्छे से करके जाइएगा, इनसे बाहर आपके प्रश्न नहीं जाएगा। अगर आईआर से संबंधित किसी भी राष्ट्र पर आपसे द्विपक्षीय संबंध पूछेगा या किसी संगठन पर आएगा, महत्वपूर्ण संगठन भी आपको करा दिए गए हैं ना। और इसका आप एग्जाम्पल लेना है तो देख सकते हो, यूपीएससी हम नोट्स हमने पहले ही तैयार किए थे, लेकिन यूपीएससी में क्या है, एससीओ से देखिए पहले ही सवाल आ गया इस बार। और जब यूपीएससी में कल क्वेश्चन फंस सकता है तो क्या यूपीपीसीएस में नहीं फंस सकता है? यूपीपीसीएस में फंसने की संभावनाएं बहुत अधिक रहेंगी। तो इसीलिए इस पर भरोसा करना है, रिलाई करके बार बार इसको आपको रिवीजन करना है, वीडियो को देखना है, ताकि सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में क्लियर रहें। अब आपका केवल वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट रह जाता है, वो भी आपको इंपॉर्टेंट एरियाज वहां के कवर करा दिए जाएंगे। फिर हमने मैक्सिमम एरियाज आपको कवर करा दिए हैं, और इन्हीं को आप बार बार बचे हुए 7 से 8 दिनों में इन वीडियोस को बार बार देखिए, बार बार रिवीजन करिए। आज के लिए धन्यवाद।